आज के इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ मुख्य विशेषताएं जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने लगभग सारी ही आयोग पढ़ लिए हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उत्तराखंड स्क्रीनिंग एग्जाम के। और 1986 की शिक्षा नीति भी हमने चर्चा कर ली है। एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो शिक्षा नीति 2020, हालांकि जो सिलेबस आप लोग देख रहे हैं उसमें मेंशन तो नहीं है क्योंकि पुराना ही सिलेबस इन्होंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आएगा ये। तो इसको ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। शिक्षा नीति 2020, इससे पहले जो शिक्षा नीति वो दो 1986 थी, खुद ही लगा लो आप कितना डिफरेंस है ना। तो कितना डिफरेंस हो गया, आप 2020 में 1986 को हटाओगे तो बताओ जरा। लगभग 34 साल हो गए हैं। तो 34 वर्षों के बाद कहीं एक शिक्षा नीति बनी है, ठीक है। तो अब इन 34 वर्षों में हमारे देश, हमारे समाज और जो वैश्विक स्तर पर आधुनिकीकरण हो रहा है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल जाते हैं हमको। 1986 की अगर बात करें, आप में से तो शायद कोई होगा उस समय जन्म लिया हुआ, बाद ही के होंगे आप सभी। तो 1990 का भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, या चलो 1995 भी याद है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास शायद कोई फोन वगैरह हुआ करता था। ये जो मोबाइल फोन की बात हम कर रहे हैं, था किसी के पास क्या है? लेकिन धीरे धीरे 2000 के बाद से ये बिल्कुल ऐसा चेंज आया है कि हर किसी के हाथ में, वर्तमान समय में तो हर किसी के हाथ में, चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है, चाहे घर में चार सदस्य हैं तो चार के चार के पास आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। इंटरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी लोगों को। आज देखिए, हर घर में हर फोन में इंटरनेट है ना। पत्र व्यवहार के लिए हम लोग क्या करते थे बताओ? चिट्ठियां लिख करके भेजा करते थे। किसी के बर्थडे में ग्रीटिंग्स खरीद के भेजा करते थे। न्यू ईयर में ग्रीटिंग बनाया करते थे। आज कहाँ है वो? कुछ नहीं, आज तो सब व्हाट्सएप के जो हमारे मैसेज हैं उसमें काम हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम देखें, ये तो छोटा मोटा एक चेंज जो हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल गए हैं। उस समय हल्द्वानी की अगर हम बात करते हैं तो हल्द्वानी में मुश्किल से ही कोई प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, कुछ बहुत ही कम, मतलब सेंट पॉल्स हो गया, निर्मला, सेंट तेरेसा, बीएसवी आदि कुछ पुराने ही कॉलेजेस थे। अगर आज की डेट में हल्द्वानी में 100 पब्लिक स्कूल हैं तो आप ये मानिए कि उन 100 में से सिर्फ 10 से 12 ही स्कूल उस समय हुआ करते थे। इतने सारे स्कूल बढ़ गए, ठीक है। पब्लिक के साथ साथ सरकारी विद्यालयों की बात करें तो कई सारे गांव जो थे वो विद्यालय विहीन थे। 2001 की जो सर्व शिक्षा अभियान की कैंपेन चली तो उसमें फिर हर गांव में स्कूल खोलने की बात कही और स्कूल खुल गए, ठीक है। पढ़ाने का तरीका जो था वही पुराना तरीका था। ब्लैक बोर्ड का यूज करके किताबों से पढ़ाया जाता था। आज के समय में इतना परिवर्तन आप देख रहे हैं कि पढ़ाने के तरीकों में आ रहा है। इतने नए नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को गतिविधियां करवाई जा रही हैं, है या नहीं। और भी कई सारे बदलाव हमको अपने जीवन शैली में देखने को मिले होंगे। उस समय लोग खेलने के लिए फील्ड में जाया करते थे, काफी समय होता था लोगों के पास, है ना। स्कूल गए, वहीं पढ़ाई की, उसका घर आकर के ना कोई डांस क्लास, ना कोई म्यूजिक क्लास, ना कुछ, बस अपना एंजॉय किया, खेला, मैदान में गए और थोड़ा बहुत दोस्त का घूमे फिरे एंड ऑल। वहीं अगर बात करें हम स्नैक्स की तो ये मोमो, चाउमीन, ये तो कुछ शायद ही किसी ने देखा हो उस टाइम पे। ले दे करके वही जलेबी समोसे आज की डेट में जो, वो आज की डेट में भी चलते हैं, खैर वो तो ये कुछ मिठाइयाँ हल्की फुल्की ये हुआ करती थी। आज देखो, आज तो बच्चे सब हो गए, बेटा समोसा खाएगा और नहीं पिज्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। उस समय किसने सुना नाम बर्गर का, पिज्जे का। तो इस प्रकार से इन 34 वर्षों में इतना सारा बदलाव हो चुका था कि हर बच्चे का सोचने का तरीका, अच्छा, हम जिस तरह के समाज में रहते हैं हमारी सोच वैसी ही बन जाती है, ठीक है ना। अब ये समाज चाहे धार्मिक हो,
चाहे वो आपका सांस्कृतिक बात करें, आप कुछ भी बात कर लीजिए, जैसे समाज में आप रहेंगे वैसे ही सोच बन जाएगी आपकी। जैसे आप हिंदू समाज में रहते हैं तो आसपास बहुत सारे मंदिर आप देखते हैं, तो जहां भी कभी आप निकलते हैं सड़क पर और कहीं मंदिर दिखता है तो आप हाथ जोड़ते हैं, है ना, और तब आगे बढ़ते हैं, राइट। तो क्या आप ही की तरह और अन्य समाज जिनके आसपास मंदिर नहीं है, जिनकी आस्था नहीं है ईश्वर पर, तो क्या वो भी हाथ जोड़ते होंगे? ऐसे नहीं, है ना। तो इसी क्रम में बहुत सारे और बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ये बस कुछ बातें थी जो सिर्फ बदलाव पर की जा रही थी, इतने सारे बदलाव आ रहे हैं। अब उन बदलावों के आधार पर, क्योंकि शिक्षा क्या है, हमें अपने समाज में समायोजन करते हुए जीना सिखाती है। तो समाज में समायोजन करने के लिए समाज को समझना जरूरी है। जैसे अगर आप एक कार ले लेते हैं, तो उस कार को इस्तेमाल करने के लिए उस कार को सीखना पड़ेगा, उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। उसके लिए आप ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, लर्निंग करेंगे, सीखेंगे कि इस कार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और जब आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाएगा तो फिर आप उस कार के साथ समायोजन कर सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ हमारे समाज में रहने के तौर तरीकों पर भी लागू होती है। ठीक है नहीं। आपके घर में जो अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं अधिकतर वो पूजा पाठ, तो आपको पता नहीं होता कि उस पूजा पाठ के लिए सामग्री कौन कौन सी चाहिए। लेकिन जब आपका खुद की शादी होती है, आप खुद अपने हस्बैंड के साथ उस अनुष्ठान में बैठते हैं और आपको सब कुछ मैनेज करना होता है, तब आप जाकर के जानते हैं कि अच्छा इसमें ये भी होता है, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है। ऐसे तो होता है ना, बताओ। जब हम कोई काम खुद करने लगते हैं तो यही चीज है कि धीरे धीरे समाज बदल रहा है, समाज की आवश्यकता बदल रही है, और उन आवश्यकताओं के अनुसार भी शिक्षा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। ये कुछ व्यवहारिक बातें थी, ये कुछ थोड़ा दार्शनिक बातें थी जो हमने अभी की। अब हम चलते हैं इस शिक्षा नीति पर। तो शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी बता चुका हूं आप लोगों को। तो शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, बिल्कुल है। और 34 वर्ष पुरानी, 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ये लेती है। यह शिक्षा नीति, ठीक है, शिक्षा की पहुंच, एक्सेस, मतलब कि हर बच्चा जो है वो विद्यालय में आए, ठीक है, एडमिशन ले, एनरोलमेंट हो, स्कूल में आ गया है बच्चा, अब है इक्विटी, समानता, हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिले। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं, इक्विटी, समता होता है इसका मतलब, हाँ, ये समानता नहीं है, समता होता है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। इक्विटी को बोलते हैं समता, और इक्वालिटी को बोलते हैं समानता। ठीक है। क्या आप इसको बता सकता है ये समता और समानता में क्या अंतर है? किरण, दीक्षा, प्रियंका, मीनू, कोई भी। सर इक्विटी जैसा आपने बताया कि अ, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, शिक्षा से या कहीं पर भी समाज में। और इक्वालिटी मतलब कि दो चीजें अगर हैं तो उनमें क्या समानता होती है, वो थोड़ा क्या सा कॉमन करेक्टर होता है। समझिएगा। जैसे एक आदमी ये है और एक बच्चा है ये। अब मैं जो कह रहा हूँ समझना, समानता, इसको भी खाने के लिए 4 रोटी दे दी गई, छोटे बच्चे को, और ये बड़ा आदमी है, इसको भी खाने के लिए 4 रोटी दे दी गई। यह है समानता। आपने बराबर हिस्से दिए, जितना छोटे को दिया उतने बड़े को भी दिया, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। क्लियर हो गया? हेलो। यस सर। जैसे हम बोलते हैं ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता। कैसे? चाहे बच्चा किसी भी कास्ट का हो,
वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी धर्म का हो, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी लिंग का हो, वो लड़की हो, लड़का हो, अगर वो किसी स्कूल में जाकर के पढ़ना चाहता है तो उसको उसकी जाति, उसके धर्म, उसकी भाषा, उसके लिंग के आधार पर पढ़ने से वंचित नहीं रखा जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा उसको। ठीक हो गया? यह है अवसर की समानता। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक हो गया ना? समानता का मतलब समझ गया आप तो। खाने की बात है भाई, तो 4 रोटी इसको भी दे दी, 4 रोटी इसको भी दे दी, दिस इज कॉल्ड समानता। अब समता क्या है ये समझिए। समानता में एक दिक्कत ये है कि हम सबको समान दे तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो उतना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? अब छोटा बच्चा है, क्या ये 4 रोटी खा सकता है क्या? मान लो कि 2 ही साल का बच्चा है ये, तो ये 2 साल का बच्चा तो एक ही रोटी खा पाएगा ना। एक रोटी में पेट भर जा रहा है इसका। 3 रोटी क्या हो गई, बच गई आपकी। बोलो है ना? तो ये क्या हो यस गया सर। आपका, वेस्ट हो गया। अब ये तो बड़ा आदमी है, शारीरिक श्रम करता है, हमारे जैसा नहीं है, बैठे बैठे खाने बैठे, बस दिन भर बैठे रहे, खाए खाते रहे, बस हो गया। है ना? हमारी तरह बेकार आदमी नहीं है ये। मेहनत करने वाला आदमी है, दिन रात खेतों में काम कर रहा है या फिर मजदूरी कर रहा है। इसकी भूख जो है वो कम से कम 7-8 रोटी की है। 4 रोटी में इसका पेट क्या है, खाली रह जाएगा। तो ये जो 3 रोटी बच रही थी इसको दे दी। तो अब इससे क्या हुआ कि ये आदमी को 7 रोटी की भूख थी, इसको 7 रोटियां दे दी। इस बच्चे को एक ही रोटी की भूख थी, इसको एक ही रोटी दे दी। दोनों का ही पेट भरा। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। ये यस हुई आपकी सर। इक्विटी। अभी क्लियर होगा आई होप इस उदाहरण से। ठीक है? तो इसी तरह से अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब दोनों को आपने बीटेक मेडिसिन करा दिया। ये बच्चा 140+ IQ का है, बहुत टैलेंटेड है, ये बीटेक करके एक बेहतर इंजीनियर बन जाएगा, ये तो तय है। लेकिन ये बच्चे की जो IQ है वो 60 के आसपास है ना, या उससे कम है। तो ये बच्चा जब बीटेक में एडमिशन करे लेगा तो ये तो समझ ही नहीं पाएगा हो क्या रहा करके एक्चुअली। तो ये 4 साल बीटेक करेगा, उसके बाद भी इसे कुछ नहीं आएगा। तो क्या इसको बीटेक करवाना चाहिए? क्या इसको इंजीनियर बनवाना बनाना चाहिए? बोलिए। हमारे इंडिया में तो यही हो रहा है। लोगों को अपनी क्षमता पता ही नहीं है, और वो सिर्फ देखा देखी, क्योंकि प्राइवेट में तो एडिशन आपका डोनेशन देकर के हो जाता है आराम से, तो कर ले रहे हैं वो। उसके बाद वो कहते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही। अरे भाई जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपके पास क्या नहीं आया, स्किल नहीं आया, कौशल नहीं आया आपके पास। जब प्राइवेट कंपनी ने इंटरव्यू लिया, उसने कहा यार एक प्रोग्राम बनाना है, इसने तो फटाक से बना दिया, इसको जॉब मिल गई, लेकिन ये बना ही नहीं पाया। तो क्या होगा, इसको जॉब मिलेगी नहीं? ठीक है? हेलो? यस तो सर। किसी भी छात्र को उसकी क्षमता के अनुरूप, किसी भी भारतीय, किसी भी नागरिक को उसकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा की समता प्रदान करना, इक्विटी देना उसको। समान अवसर तुम दे ही रहे। फिर है गुणवत्ता, क्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, शिक्षा में। फिर और सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी, शिक्षा को ऐसा बनाना किसी भी स्तर पर, चाहे वो आपका प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, ऐसा बनाना कि हर व्यक्ति, हर परिवार से जुड़ा, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे अमीर परिवार हो, चाहे वो बच्चा बहुत बुद्धिमान हो, चाहे वो थोड़ा कम हो, वो सामर्थ्यवान हो किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के। ऐसा ना हो कि आप में टैलेंट भी है और आप करना भी चाह रहे हैं, बट पैसों की वजह से आप नहीं कर पाए। ठीक है? तो अफोर्डेबिलिटी है। और है जवाबदेही। जवाबदेही कि शिक्षा को लेकर के किसकी क्या जवाबदेही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बहुत अच्छे से इन्होंने व्याख्यान इसका किया है, एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि जब किसी राज्य से पूछा जाता है कि तुम्हारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर सही नहीं है,
या किसी जिले से पूछा जाता है कि तुम्हारे जिले में शिक्षा स्तर नहीं है सही, तो अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि ये तो शिक्षकों की वजह से खराब हो गया क्योंकि वो पढ़ा नहीं रहे अच्छे से। शिक्षक से पूछो, वो कहते हैं कि ये अधिकारी लोगों की वजह से खराब हो गया, भ्रष्ट अधिकारी हैं, कभी इनसे कुछ मांगो तो समय से देते नहीं है, कभी इस विद्यालयों में आते नहीं निरीक्षण करने के लिए क्या चल रहा नहीं, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा करके, और ऊपर से उल फजूल काम थोपते रहते हैं। ठीक है। तो ना तो अधिकारी अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है ये खराब होती शिक्षा के लिए, और ना ही कोई टीचर अपने आप को मान रहा है जिम्मेदार। समझ रहे हैं आप? तो इस शिक्षा नीति में ये बात भी रखी गई कि अधिकारी की क्या जवाबदेही होगी और शिक्षक की क्या जवाबदेही होगी, इसको बहुत ज्यादा क्लियर किया है। हालांकि क्लियर है पहले से ही, ऐसा नहीं क्लियर नहीं है। ठीक है। ये आरटी एक्ट में भी क्लियर था, उससे पहले भी क्लियर था, लेकिन फिर से दोबारा से इसको रिवाइज करने की बात कही गई है। ठीक है। तो कौन कौन से मूल स्तंभ हैं इसके संयुक्त नीति के? पहला है, फर्स्ट है पहुंच, एक्सेस। दूसरा है आपका इक्विटी, समानता, समता मतलब। तीसरा है क्वालिटी। चौथा है अफोर्डेबिलिटी। और पांचवा क्या है आपका? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो पांच स्तंभों पर ये जो नीति है ये बनी हुई है। पांच स्तंभ याद रखना है। ठीक। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, तो अधिकतर जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको 2030 तक प्राप्त कर लेने की ऐसी इनकी मंशा है, 10 वर्षों के अंदर मतलब। ठीक है। इसमें आपने एक लक्ष्य सुना होगा, बार बार बातचीत आती भी है उसकी, कि 2030 के बाद ये बीएड डीएलएड वगैरह कुछ नहीं होगा, फिर होगा क्या आपका? बी ई एल ई एड, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीए बीएड या बीएससी बीएड एटसेट्रा। ठीक है। तो ऐसा बार बार लिखा हुआ आता है 2030 के बाद, क्योंकि 10 वर्ष का समय रखा गया है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो ये भी याद रखना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक लगभग लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने की बात कही गई है। कल शनिवार है, कल कोई टेस्ट नहीं होना है आपका, कल हम क्लास ही करेंगे। ठीक है। मैं अभी इसलिए बोल दिया क्लास के बीच में कि हो सकता है कि आप लोग के मन में दिमाग में ये हो, क्या सैटरडे क्लास तो होती नहीं है ना, तो मैं भी बता दे रहा हूँ कि क्लास कल करेंगे, क्योंकि जो थर्सडे था कल जो चला गया है, उस दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई है बिल्कुल ही। और आप सभी लोगों से अपेक्षा रहेगी कि आप लोग समय से जुड़ें। 6 बजे का ही समय रख लेंगे हम क्लास के लिए। ठीक है। जितना लंबा समय मिल जाए हमको, है ना। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज दोनों शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषय, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाकर और प्रत्येक छात्र के की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाकर भारत को एक जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति बनाना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना आपने। तो कहने का मतलब ये है कि क्या लक्ष्य हैं जो 2030 तक हमें प्राप्त कर लेने हैं। तो पहला तो ये है कि समग्र रूप से शिक्षा का संचालन। दूसरा, लचीलापन शिक्षा में कई मायनों में, अभी आगे चर्चा करेंगे इस पर हम। बहुविषयक हो गया आपका, और जो आज की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शिक्षा बन करके निकले। ठीक है। ऐसी कुछ इनकी आकांक्षाएं हैं। बाकी प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने ला करके, जो भी बच्चा जिस कैटेगरी का है, जितनी क्षमताएं, वो सारी क्षमताएं उनकी निकल करके आए शिक्षा के माध्यम से, ऐसी शिक्षा की कल्पना ये करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है जो डिस्कस कर रहा हूं, बस सुन लीजिएगा ढंग से। लेकिन एमएचआरडी ने जनवरी 2015 से एक सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। मई 2016 में स्वर्गीय श्री TSR की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति बनाई गई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ये नाम याद रख लीजिएगा आप। ठीक है। फिर
पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसके चेयरपर्सन हैं, ठीक है, जो कमेटी आपकी ड्राफ्ट हुई थी उसके चेयरपर्सन थे के कस्तूरी रंजन, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप लोगों को याद ही होगा। की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति का गठन किया गया। तो अध्यक्ष कौन थे समिति के कस्तूरी रंगन थे। क्या थे आपके प्रख्यात वैज्ञानिक थे और पद्म विभूषण भी थे, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा नीति 19 का मसौदा प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंगन, ठीक है। और किस दिन एमएचआरडी को ये दिया गया ड्राफ्ट, कब दिया गया, तो 31 मई 2019, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को एमएचआरडी की वेबसाइट और माई गवर्नमेंट इनोवेट पोर्टल पर जनता सहित हितधारकों के सुझाव के लिए डाला गया। तो ये तो नहीं इम्पोर्टेंट आपका, तो दो चीजें इस पूरे पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट रहेंगी आपकी, कि पहला तो ये कि इसके अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा किस दिन इसको प्रस्तुत किया गया एमएचआरडी के समक्ष। अब आते हैं इसकी जो कुछ विशेष बातें हैं, वे रिजॉइन करेंगे तो आगे फिर चर्चा करेंगे इस पर हम। सबसे पहला है विद्यालय शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन पर। तो प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी हम। उसका जो लेवल है 5+3+3+4 वाला, 5+3+3+4, ठीक है, ये आगे डिस्कस हुआ इस पर। तो 5 वर्ष तक की जो ये शिक्षा है ये क्या है, 3 वर्ष क्या है, 3 वर्ष क्या है और 4 वर्ष क्या है, पता ही होता है ऐसे आप लोग को। जैसे हम बोलते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, 1 और 2, कक्षा 1 और 2, मतलब ये हो गए 5। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 और 2, जिसमें से नर्सरी से लेकर के जो एलकेजी वो क्या है आपकी 3 साल की प्री स्कूलिंग, ठीक है, पूर्व प्राथमिक भी कहते हैं उसको। 3 वर्ष मतलब कि 3, 4 और 5, फिर 3 वर्ष 6, 7 और 8, 4 वर्ष 9, 10, 11 और 12, तो इस तरीके से चलेगा। ये सबको याद ही होगा आप लोगों को। 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक प्राप्त करना है सकल नामांकन अनुपात, 2030 तक। इसके लिए जो पहल की जाएगी उसमें प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचे, वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्रों का प्रावधान शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाए। तो ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल में नहीं आ रहे हैं, या आकर के फिर वो पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से शामिल करके उनकी पढ़ाई पूरी की जाए। शिक्षा छात्रों के साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर सावधानी पूर्वक नजर रखकर स्कूल में सार्वभौमिक भागीदारी। तो बच्चों पर तो नजर रखनी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन इस बात का आकलन भी निरंतर करते रहना है कि बच्चों ने आज क्या सीख लिया, 1 महीने पहले उन्होंने क्या नहीं आता था और अब क्या आने लग गया उनको, अब आगे क्या आना चाहिए। इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हमको ये काम करना है और हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, इसको सुनिश्चित करना है। स्कूलों या स्कूल परिसरों और शिक्षकों से जुड़े परामर्शदाता या अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता लगातार छात्रों और उनके माता पिता के साथ काम करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल जाने वाले सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं या सीख रहे हैं। तो पहला तो जो टीचर्स हैं, जो अधिकारीगण हैं, और उस समाज के प्रतिष्ठित जो भी लोग हैं, उनको भी साथ में जोड़ करके
ये प्रयास किया जाएगा कि जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं उनके माता पिता से निरंतर बातचीत की जा सके, उनसे जाना जाए कि उन्होंने अब क्या पढ़ लिया है, घर पर वो कैसा कर रहे हैं, कितना समय आप दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। तो इस तरह से संवाद करते हुए बच्चों को विद्यालय आने के लिए और सीखने के लिए प्रेरित करने की बात इन्होंने कही है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ये बात थी आपकी प्री प्राइमरी स्कूल से 12 तक की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच, कि कैसे बच्चों को विद्यालय में लाया जा सके, है ना। पेरेंट्स से बातचीत करेंगे आप तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि टीचर देखो कितना इंटरेस्ट ले रहा है हम हमारे बच्चों को पढ़ाने में, अब भी आगे बढ़कर बच्चों के लिए अपने कुछ करते हैं ऐसा। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए क्या कह रहे हैं? ठीक है, मतलब कि वही जो मैंने बताया आपको, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल की जो एजुकेशन है। एनईपी 2020 2025 तक, कब तक? 2000, अभी तक 2030 की बात कर रहे थे ना, अब 2025 तक की बात कर रहे हैं। 2025 तक 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल, और ये इस नाम को याद रखना, प्रारंभिक बचपन देखभाल, ठीक है, और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों की गंभीरता पर जोर देती है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनने अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी, पहले तो इसमें जन्म से लेकर के 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रावधान है कि उनके साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनकी मतलब पहुंच होती ही है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से अपेक्षा की गई है कि वो ऐसे नवजात बच्चों के माता पिता के साथ निरंतर संवाद करते रहें, और उन्हें अपने बच्चों को, जैसे ही बच्चा 1 डेढ़ साल का होता है, कुछ मूवमेंट करने लगता है, तो लर्निंग के फेज में लेकर के कैसे आना है उसके लिए कुछ गतिविधियों के माध्यम से सहायता करेंगे। 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शैक्षिक ढांचा ये बनाया जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसका इंग्लिश में नाम याद रखना है आपको, हिंदी में कोई फायदा नहीं है याद करके, ठीक है। ये है आपका, इसको आप लिख लीजिए और फिर रिवीजन करिए तो डिस्कस करते हैं ये। NCPFECCE, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे वो, तो ये है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 100% आपको ये याद होना चाहिए। इसको लिखिए और ये इंग्लिश में नाम लिखना है इसको, ठीक है। चलिए फिर रिवीजन करेंगे तो हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो इससे पहले का सेशन जो हमारा था उसमें हमने नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ बातें की। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा पहले, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी, मैं एक बार दोहरा देता हूँ थोड़ा सा इसको। यहाँ तक तो हो गया था, स्कूली शिक्षा में मौजूदा संरचना 10+2 की है, कक्षा 10, और उसके बाद फिर 11 12। वो 10+2+3 तो आप लोग पढ़ते हैं ना कोठारी आयोग में या फिर शिक्षा नीति 1986 में, उसमें 3 जो है ये हायर एजुकेशन का, तो इसलिए वो 10+2 बोल रहा है इसको, सिर्फ स्कूली शिक्षा बोला उसने ना। और 3 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ग है को कवर करते हुए अभी जो नई शिक्षा नीति बन रही है उसमें, जो 3 से, देखो आयु वर्ग क्या है इसमें, 3 से 18 है। ये 10+2 में क्या होता है, 6 से 18 होता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब जो नई बन रही है उसमें है 3 से 18 का आयु वर्ग, पूछेगा आपसे, याद रखना है आप लोगों को फिगर। और जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4, बता चुका हूँ आप लोगों को, कि नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन के लिए संसद के साथ संशोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर है, इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी या पूर्व विद्यालय स्तर के लिए 3 साल, मैंने बताया आपको नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ठीक है, की पाठ्यक्रम रूपरेखा होगी, और
5+3+3+4 मॉडल को स्कूल के लिए 12 वर्ष तो हुआ। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, जो कि 10+2 में शामिल नहीं है। बता चुका हूँ आप लोगों को मैं अभी कि 10+2 जो है वो 6 से 18 वर्ष के लिए होता है। तो इसमें 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे जो है उनको नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब लिया जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा 6 वर्ष पूरे हो लेते, बता चुका हूँ। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 में 3 वर्ष की आयु से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार, जिसको हम ईसीसीई कह रहे हैं। तो ईसीसीई का फॉर्मूला क्या हो, सॉरी, फुल फॉर्म क्या हो देख लीजिए आप, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक, यहां से उतार लीजिएगा इसको। ये है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है। आपसे यही पूछ सकता है कि 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति में शिक्षा की क्या प्रावधान है। तो ऑप्शन में आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देखने को मिलेगा, तो वो सही आंसर होगा। या फिर वो ये पूछ सकता है आपसे कि ECCE का मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या है। तो ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, वो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, बालवाड़ी का शब्द आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू CECCE, आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथन प्रायर टू द एज ऑफ 5। एवरी चाइल्ड विल मूव टू प्रिपरेटरी क्लास। तो इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे आप लोग। और बाल वाटिका नाम से भी इसको जाना जा रहा है। तो बाल वाटिका किसके लिए है, 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो LKG UKG और नर्सरी पढ़ेंगे उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल वाटिका के अंतर्गत कराई जाने की बात इन्होंने कही है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में भी बाल वाटिका केंद्र कई सारे डेवलप हो चुके हैं और भी कई सारे हो रहे हैं। फिर आते हैं हम नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना में। तो नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना क्या है। तो नई जो शैक्षणिक संरचना है वो तो यही है आपकी 5+3+3+4, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे बांटा है इन्होंने, उसको देखेंगे हम सीधा। तो सबसे पहला है मूलभूत चरण। मूलभूत चरण जो है उसमें 2 पार्ट हैं। पहला आपका है आंगनबाड़ी का, 3 साल का, जो 3 से 6 वर्ष तक के लिए। दूसरा पार्ट जो है कक्षा 1 और 2 का, वो है 6 से 8, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका, ठीक। तो अब आंगनवाड़ी प्री स्कूल के 3 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय में ग्रेड 1 2 में 2 वर्ष, और लचीली बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित शिक्षा जो होगी यहाँ पर कराई जाएगी। इसे फाउंडेशन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। फिर है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। तो पहला जो है आपका ये जो 5 वर्ष का है, इसको हम फाउंडेशन कह रहे हैं, ठीक है। फिर इसका जो 3 वर्ष का है उसे बोल रहे हैं क्या हम, प्रारंभिक चरण, यानी कि प्रिपरेटरी, ठीक है। फिर 3 वर्ष का है उसको मिडिल बोल दिया जा रहा है। और उसके बाद जो 3 वर्ष का है वो देखिए, उसे कहा जाएगा आपको क्या, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है ना। तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो जो अंतिम 4 वर्ष का जो होगा वो क्या है, सेकेंडरी। बस ये याद, सेकेंडरी तो ये पहले से ही था आपका। याद रखना कि 6 से 7 की जो शिक्षा है उसको मिडिल कहा जा रहा है, और 3 4 5 को प्रिपरेटरी, और 5 वर्ष की जो शुरुआत की शिक्षा है उसको फाउंडेशन कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ है वो हम चर्चा कर लेते हैं।
प्रारंभिक चरण पर कैसी शिक्षा होगी, मिडिल पे कैसी होगी, है ना, ये सब कुछ। तो देखिए, 3 से 5, या फिर कहें 8 से 11 वर्ष, सॉरी पहला वाला नहीं हुआ ना डिस्कशन में हमारा। ठीक, पहले तो ये है। अच्छा, ये तो डिस्कस कर लिया हमने। इन 2 पार्ट्स, दैट इज 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी एंड 2 ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। और ये क्या होगी आपको, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहेगी। ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक यानी जो प्रिपरेटरी, उसमें क्या है, विद द इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपेरिंशियल, सॉरी एक्सपीरियंशियल, हाँ ठीक है, लर्निंग अक्रॉस द साइंस। तो अभी बच्चों को क्या क्या आएगा, विज्ञान के अनुभवात्मक, जिसमें बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे कुछ बातचीत करनी है उनसे। गणित, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं, विज्ञान हो, गणित हो, आर्ट हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, किसी भी विषय को जो आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको अनुभव से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाने की बात इन्होंने कही है। ठीक है, सिर्फ किताब में जो लिखा है वो नहीं पढ़ाना है, बच्चों के साथ बातचीत करके जो कुछ भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं उसको बच्चों के व्यवहार में लेकर के आना है, उनके आसपास के उदाहरण दे करके उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसको जोड़ना है पढ़ाई के साथ। मिडिल में 6, 7, 8 में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 11 से 14 वर्ष का बच्चा थोड़ा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, जीन पियाजे के अनुसार अपनी पढ़ाई होता है। तो अब यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करेंगे, और सब्जेक्ट की बातों को थियोरेटिकली थोड़ा सा समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है माध्यमिक में, जो कि 9 से 12 तक की है। तो अब यहाँ पर थोड़ा इन डेप्थ लर्निंग की तरफ बच्चों को ले जाना है। बच्चा विचार करे, खुद के जो तर्क हैं उनको लगाए, तो इस तरह का उसको बनाना है हमने। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेटर डेप्थ मतलब कि बहुत गहराई के साथ सोचे बच्चा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ज्यादा आलोचनात्मक तरीके से सोचे। फिर ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशंस, अपने जीवन में क्या करना है उसको, उसकी क्या क्वालिटीज हैं जिसके आधार पर वो अपना करियर चूज कर सकता है। ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, लचीलापन हो पढ़ाई में बच्चे की। तो ये सब कुछ आपका मिडिल स्तर पर रखा गया। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक एक दो दो लाइन के हैं ये, इसको आप लोग एक बार रीड आउट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल है, समझ में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं आगे को। तो मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ आपको इसके फ्रेमवर्क की तरफ। द करिकुला विल एम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का इनका उद्देश्य है। अब इक्विपिंग विद देम विद द की 21st सेंचुरी स्किल्स, जो 21वीं सदी के जो कौशल हैं उन उनको डेवलप करना है बच्चों के अंदर। ठीक है, और जो इनका जो कंटेंट है, करिकुलर जो गतिविधियां क्या करवानी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, उसमें क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आवश्यक लर्निंग आउटकम्स हैं, उन पर भी थोड़ा चर्चा करनी है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो रखना है एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव, बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, ये बात आपको पता ही है। हर चीज आप लोग स्कूल में या किताबों से नहीं सीखते हैं। आपके जीवन का 70 से 80% जो अधिगम है, जो आपके लाइफ की 70 to 80% जो लर्निंग है, वो आपकी किसी स्कूल में किसी बुक से नहीं होती, वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस से होती है। ठीक है, यही बात ही कह रहे हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस का सहारा लिया है। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, NCFSE 2020 और 21। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। यस सर। इनको याद जरूर रखना है। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो 2020 की नीति है, इसको 4 से 5 बार पढ़िएगा आप। जो मैं आपको भेजूंगा ये ना कंटेंट बना करके, काफी कंसाइज, कंसाइज तो नहीं कहूंगा, काफी ज्यादा है ये। तो इसको जरूर पढ़िएगा, और कोशिश करना 2 एक बार पढ़ लो अच्छे से कम 2 बार तो पढ़ ही लेना अच्छे से आप लोग। बाकी जो डिस्कशन किया है उस पर, उसमें अगर आप लोग इन्वॉल्व हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ठीक है ना, और नहीं कुछ आएगा तो पूछ भी सकते हैं बाद में। फिर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त करना।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका पॉइंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है इनका ये पूरा। FLN के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो, जिनके अगर कोई पेरेंट्स टीचिंग वगैरह में है तो उनको पता होगा, काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है इस पर। तो 2025 तक 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको जो बेसिक कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, जिसको हम न्यूमरेसी कह रहे हैं, और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ रीडिंग करना नहीं, एक तो होता है रीडिंग करना आना चाहिए। जैसे लिखा करने, करने के लिए, बच्चा पढ़ पाए इसको इतने धारा प्रभाव से, लेकिन उसको पढ़ने के साथ साथ समझ भी पाए इसका मतलब क्या है। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ कर पढ़ना। और गणनाओं का क्या बोलते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जो है, नॉर्मल जो संख्या ज्ञान जो होता है, वो डेवलप हो जाए। तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक का। ठीक है। फिर ये युक्तियां हैं कुछ, मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसको आप देख लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही ऐड ऑन कर लिया कि डॉक्यूमेंट जब भेजूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे तो पढ़ ले आप उसको। बाकी ऐसा कोई डिस्कशन लायक कुछ इससे इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। फिर आते हैं बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। बच्चों को एक से अधिक भाषाएं सिखानी है। ठीक। और कब सिखानी है? तो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को देखना। कक्षा 2 तक बच्चा सिर्फ दो ही भाषा सीखता है, हिंदी या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज जो होती है, यहाँ पर तो हिंदी है, और इंग्लिश। ठीक है। 3 में आता तो संस्कृत इंट्रोड्यूस होती है, उर्दू इंट्रोड्यूस होती है अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वो 3 भाषा सीखना शुरू कर देता है। तो 6 से 3 साल का जो है ये, 6 से 8 वर्ष तक का जो बच्चा है उसमें आ जाएगा आपका। सिर्फ 6 से 8 वर्ष में नहीं, ऊपर आएगा। ठीक है। ग्रेड 6 और 8 में, जैसे कि भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, ये नाम याद रखना आप, पहल के तहत भारत की भाषाओं पर एक मजेदार परियोजना गतिविधि में भाग लेना। तो कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो इतना सक्षम हो जाए कि वो एक से अधिक भाषाएं, जो उसके क्षेत्र की ना होकर, जैसे माना कि साउथ का बच्चा है तो वो, उसको हिंदी की नॉलेज हो, उसे पंजाबी की नॉलेज हो, नॉर्थ का बच्चा है तो उसको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, इस तरह से। और एक नेशनल लेवल का कंपटीशन कराया जाए या गतिविधि कराया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप पूछ सकता है आपसे, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संबंध किससे है? तो वो आपका भारत की भाषाओं पर होने वाली मजेदार जो गतिविधियां हैं उनसे है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय सांकेतिक भाषा, ISL पूछ सकता है। ISL का मतलब क्या है? तो इंडियन साइन लैंग्वेजेस। किनके लिए होंगी ये? जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, है ना। भारतीय सांकेतिक भाषा के नाम से इसको विकसित किया जाएगा, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज करके। ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हैं, फुल फॉर्म। फिर है मूल्यांकन सुधार। तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी आज मैं आप लोगों को PDF भेजूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। फिर कल की क्लास जब होगी हमारी, तो 6 बजे बैठ करके हम इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी ये लेंदी डॉक्यूमेंट है, और एक साथ पूरा डिस्कस करने पर हो सकता है कि कुछ चीज़ समझ में आए, कुछ ना आए, थकान सी भी होने लगती है। तो फिलहाल अभी इसको हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। लेकिन डॉक्यूमेंट मैं आपको ये भेज दे रहा हूँ अभी, आप लोग इसको पढ़िएगा समय निकाल करके, ताकि कल जब हम क्लास के लिए बैठे तो आपका पढ़ा हुआ हो काफ़ी कुछ। ठीक है। कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप पूछ लीजिए प्लीज़। गुड इवनिंग ऑल। कल के सेशन में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू किया था, और उसकी कुछ ब्रीफिंग करते हुए विशेषताओं पर हम चल रहे थे। ठीक है। तो 2 सेशन हमारे हुए थे, और काफ़ी कुछ डिस्कशन हम वहाँ पर कर चुके थे। उसके आगे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारा कंटेंट हम कर चुके हैं कल की क्लास में कंप्लीट। ठीक।
ये हो गया था ना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति स्टेप से, हो गया था ना ये? जहां से शुरू करना है, ठीक है हमको आज, तो ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन सुधार यानी असेसमेंट रिफॉर्म्स। अब ये असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए, मूल्यांकन सुधार के लिए क्या कहते हैं, मैं इंग्लिश वाला कंटेंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें कई सारी आपके एब्रिविएशंस भी हैं, तो नोट करने के लिए भी ठीक रहेगा। हिंदी में मैं आप लोगों को कंटेंट भेज चुका हूँ, कल आप लोगों के ग्रुप में आ गया होगा नहीं, है ना? तो अभी उसको आप लोग रीड आउट करके आइएगा, कहा था मैंने। देयर विल, आ गया था ना ग्रुप में? यस। ठीक है। तो देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये कह रहे हैं कि देखो, सीसी तो पढ़ाई है आप लोगों ने, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहां पर ये कहते हैं कि साल में 2 बार आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, और सॉरी, साल में 2 बार आपका समेटिव असेसमेंट होना चाहिए, और आपका यूनिट टेस्ट के फॉर्म में फॉर्मेटिव असेसमेंट को कंसिडर किया जाना चाहिए, ऐसा कहा है। अब ये कह रहे हैं कि देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि अब हमें धीरे धीरे जो समेटिव असेसमेंट का पैटर्न है उसको ऑलमोस्ट खत्म ही करना है, मतलब कि उसको यूज कम करना है, और रेगुलर बेसिस पे हमको असेसमेंट करना है बच्चे का, है ना, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। जैसे हमने डिस्कशन किया कल की, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फीचर्स ऑफ NEP 2020। तो जो भी डिस्कस हमारा हुआ, क्लास ओवर होने के बाद मैंने कुछ आपसे पूछा, या फिर कुछ आपसे कहा कि ब्रीफिंग करो, कुछ बताओ, समराइज करो उसको अपने शब्दों में। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपका असेसमेंट किया, वो असेसमेंट क्या था, आपको कितना आया कितना नहीं आया, है ना, और उसका उद्देश्य क्या था कि अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही तो मैं दोबारा से उसको बता दूं। तो सीखने के लिए आकलन इसका कहा जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, तो वहां पर और चर्चा करेंगे डिटेल में। तो इस तरह का असेसमेंट करने की बात कर रहे हैं कि रोज गतिविधियों के माध्यम से, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे का असेसमेंट होता रहे, हमें 6 महीने का वेट ना करना पड़े बच्चों के एग्जाम्स का, कि अब एग्जाम होने वाला है, अब पता लगेगा कि बच्चों कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज मोर competency based, promotes learning and development, and test higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity। ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग्स हैं उनके स्किल हैं, हायर ऑर्डर स्किल्स जो हैं वो हैं, ठीक है। कैसे स्किल्स हैं, कि बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है, बच्चा आलोचनात्मक रूप से सोच पा रहा है, बच्चा कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ ध्यान देना है, जो कि बेसिकली किस पर बेस्ड होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, बच्चे को आपने हिंदी सिखाई, तो बच्चे को पाठ के प्रश्न उत्तर देने आ जाते हैं, ये इस हिंदी का उद्देश्य नहीं है। हिंदी का उद्देश्य है कि वो उस भाषा में बातचीत कर पा रहा है, उस भाषा में एंकरिंग कर पा रहा है, उस भाषा में कविताएं लिख पा रहा है, उस भाषा में वो सहज, यानी कहें कि अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो है कॉम्पिटेंसी, ठीक है ना। आप लोगों को जैसे गणित में हमने सवाल कराए, अगर लाभ हानि के सवाल कराए, उसका उद्देश्य ये नहीं कि आपके पास 7-10 प्रश्न आएंगे और आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, वो उसका उद्देश्य है ही नहीं। कॉम्पिटेंसी मतलब होता है कि आप जब आम दिनचर्या में कोई खरीदारी वगैरह करेंगे, तो वहां पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कितना आप पैसा खर्च करके कितना आप ले सकते हैं, या उसमें कितना लाभ ले सकते हैं बेच करके उसको, एंड ऑल, ठीक। प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो सीखने और विकास को विकसित करना या उसको प्रमोट करने की बात कही है। और टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। एक साल में बच्चा अपनी मर्जी के, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि फरवरी में या मार्च में बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि 10th का बच्चा है, 12th का बच्चा बोर्ड एग्जाम देता है, अगर उसको लगता है कि वो फरवरी में रेडी नहीं है पेपर देने के लिए, तो उसका एक ऑप्शन हो कि वो अगस्त में पेपर दे सके। तो साल में 2 बार अपनी इच्छा अनुसार वो बोर्ड एग्जाम दे पाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जो कि इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहरहाल इस पर कुछ काम किया जाएगा, देखेंगे क्या होता है आगे, ठीक है। वन मेन एग्जामिनेशन एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड, ठीक। अब अ न्यू
नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। नेशनल असेस, इसीलिए मैं इंग्लिश वाला कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसमें जो एब्रिविएशन है वो आप देख सके। प्रकाश, सॉरी परख, परख, प्रकाश नहीं परख, माफ करिएगा। परख का फुल फॉर्म क्या हुआ है देखिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि बच्चे का प्रदर्शन कैसा है उसका आकलन। रिव्यू, पुनरीक्षा, समीक्षा जो कह लीजिए इसको आप। एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका विश्लेषण। तो परख की फॉर्म आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेलो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस। नोट करिए इसको, अभी हाथों हाथ नोट करिए, ऐसा नहीं कि पीडीएफ तो है ही बाद में नोट कर लेंगे वाला नहीं, अभी करिए नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन। मतलब परख, जो परख शब्द हम हिंदी में भी समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किसी को परखना, किसी को, है ना, परखने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हीरा जौहरी को, सॉरी जौहरी हीरे को परख रहा है कि हीरा सही है नहीं है ना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, ऐसा कुछ। ठीक है, विल बी सेटअप, तो परख को सेटअप करेंगे, काय के लिए सेट करेंगे, है ना, क्या इसका उद्देश्य रहेगा? पहला तो स्टैंडर्ड सेट करने होंगे, मानकों का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस तय करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से बच्चे का असेसमेंट हो। तो परख का काम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार परख नाम की जो एक संस्तुति दी गई है ना, या कहें कि एक असेसमेंट सेंटर को डेवलप करने की बात, असेसमेंट सेंटर भी नहीं बोलेगा वो आपसे बोलेगा कि परख का उद्देश्य क्या है। तो परख का उद्देश्य क्या है, ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जिसका उद्देश्य है बच्चों के सही ज्ञान और सही आकलन के लिए कुछ मानक या फिर कहें कि गाइडलाइंस या दिशा निर्देश को तय करना। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद है इसमें आपका स्टेट अचीवमेंट सर्वे, सैस, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नैस। ठीक, ये सब कुछ इसमें रहेंगे शामिल। तो नैस और सैस के तो अभी भी होते ही हैं सर्वे। नैस के सर्वे आपका एनसीईआरटी कराता है, सैस का हमारा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी स्टेट में जो एससीईआरटी वगैरह हैं वो उसको कंडक्ट कराते हैं। मॉनिटरिंग अचीवमेंट फॉर, सॉरी ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग स्कूल बोर्ड्स टू शिफ्ट their assessment patterns toward meeting the skill requirement of 21st century। तो 21वीं सदी में जीने के लिए बच्चों को जितनी कौशलों की आवश्यकता है, क्या वो कौशल बच्चे को मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर चर्चा की जाएगी, ऐसे इन्होंने कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा। तो असेसमेंट की बात हमने की, वहां पर परख नाम से आपने देखा कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को डेवलप करने की बात कही है, वो इंपॉर्टेंट है उस पूरे डिस्कशन में। तो इसी तरीके से इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटी बताया था आपको मैंने, ठीक है ना, समता इसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पर न्याय संगत शब्द यूज किया गया उसके लिए। वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो, आ रही है सर। ठीक है, सर। हाँ बोलिए। प्रियंका का मैसेज आया था कि वॉइस नहीं आ रही, हो सकता है कि उनके एंड पे नेट का इशू हो रहा हो। अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन, हाँ सर, आ रही है बात। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ओके। तो द अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, इसे भी नोट करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। will be created as also special education zone for disadvantaged regions and group। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब ऐसा हमको फंड डेवलप करना है जिसका उपयोग हम लिंग के आधार पर जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे एक तो था पहले से लड़के और लड़कियों के लिए भी काफी भेदभाव होता था, उसके अलावा थर्ड जेंडर जो है ना, जो किन्नर वगैरह होते हैं,
उनको भी मुख्य धारा के साथ शामिल करने पर ज्यादा जोर देने की बात इन्होंने कही है। और इसके लिए इन्होंने बोला कि स्पेशल एजुकेशन जोन को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, और कहाँ डेवलप करेंगे इसको, स्पेशल एजुकेशन जोन को? अभी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि शिक्षा नीति 2020 ने स्पेशल एजुकेशन जोन को किस क्षेत्र में विकसित करने की संस्तुति दी है, रिकमेंडेशन दी है? तो क्या है? फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप। तो कहाँ? ऐसे क्षेत्र, या कहें कि हमारे वंचित क्षेत्र और वंचित समूहों के लिए इसको बताया है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट, या स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, विल बी एनकरेज टू स्टैब्लिश बाल भवन। इसको भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले में बाल भवन को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस इनका उद्देश्य क्या है? फिर से ध्यान रखें, स्पेशल एजुकेशन जोन से तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि ये स्पेशल वर्ड क्या है, स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है, तो आप वहां पर क्लिक कर लेंगे उसको। ठीक, सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड भी आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दे दे रहा है। लेकिन बाल भवन की जब बात करेंगे तो बाल भवन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो बाल भवन किसके लिए है? एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये कह रहे हैं कि हमें बाल भवन, बाल भवन करके हमको एक विकसित करना है, जो कि डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होगा। डे टाइम मतलब कि जैसे स्कूल का टाइम आपका होता है, सपोज 8 से 2 का टाइम है ना? तो ये कह रहे हैं कि 8 से 2, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते 8 से 6 पढ़े बच्चा, मतलब 2 बजे के बाद भी, कि 6 बजे 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़े। और ये 2 बजे से 6 बजे तक, 8 से 2 तो पढ़ाई हो रही है बच्चे की, जो मैथ साइंस वगैरह पढ़ा। लेकिन 2 बजे के बाद 6 बजे तक जो हम बच्चे को रोक रहे हैं, उसका मतलब ये भी समय इन्होंने दिया नहीं है, ये अपने मन से समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ। ठीक है, तो इनका ही मानना है कि इस समय में, चाहे वो 3 घंटे का समय हो एक्स्ट्रा, चाहे एक्स्ट्रा 2 घंटे का समय हो, इस समय हम आर्ट, कला संबंधित, करियर यानी कि बच्चे का जो करियर होता है उससे संबंधित, और खेल कूद वाली एक्टिविटीज यहाँ पर करवाएंगे। ठीक, द यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी यूज टू प्रमोट सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड वॉलेंटियर एक्टिविटीज फॉर द कम्युनिटी एंड टू प्रमोट सोशल कोहेजन ड्यूरिंग नॉन टीचिंग स्कूलिंग आवर्स। फिर एक और बात ये कह रहे हैं कि अच्छा, जैसे संडे का दिन स्कूल बंद है, छुट्टी है, या फिर 2 बजे के बाद स्कूल बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं होता वहाँ पर, तो वहाँ का जो फर्नीचर है, वहाँ की जो फैसिलिटीज है, उनको यूज करने के लिए हम ओपन कर देंगे, ताकि समाज के अन्य लोग अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता अनुसार उसे यूज कर सके। जैसे कि आपने स्कूल में एक रूम बना रखा है, वो लाइब्रेरी का है। अब 2 बजे बाद आप तो चले गए घर को, बच्चे भी चले गए, वो रूम आपका क्या है, लाइब्रेरी में किताबें पड़ी हुई है। तो उस सोसाइटी में जहां पर आपका वो विद्यालय है, उस सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति आकर के उस लाइब्रेरी का यूज कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। ऐसी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि ये है कि उसमें फिर टीचर का रोल बढ़ जाएगा। हो सकता है कि उनको यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा मैन रिसोर्स की जरूरत पड़े। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़े, कि एक व्यक्ति तो चाहिए होगा ना लाइब्रेरी को होल्ड करने के लिए, तो ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज होने से क्या होगा कि लोग फिर थोड़ा सा जुड़ने लगेंगे विद्यालयों के साथ। ठीक है, इसको मे बी यूज एज सामाजिक चेतना केंद्र, और उसे कहा इन्होंने सामाजिक चेतना केंद्र। तो उस विद्यालय को हम उस समय सामाजिक चेतना केंद्र के नाम से भी पुकारेंगे, या इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो पहला वाला जो हमने असेसमेंट वाला जो डिस्कस किया था पैराग्राफ, वहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, है ना? कि एक तो समेटिव से हट करके फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो परख। तो परख को समझना है हमने, परख का मतलब क्या है। ठीक, इसी तरीके से जो भी हमने ये पढ़ा इंक्लूजन वाला, ठीक, बात किया की इन्होंने। ठीक है ना? बाल भवन क्या है? ठीक है, तो स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स के रूप में जब हम डेवलप करेंगे उसको बाल भवन कहा जाएगा। और तीसरी बात की इन्होंने, क्या? सामाजिक चेतना केंद्र। तो सामाजिक चेतना केंद्र का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, बाल भवन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल एजुकेशन जोन का मतलब पता होना चाहिए। दैट्स इट। अब आते हैं हम आगे, शिक्षक भर्ती और कैरियर। हाँ, बोलिए। सर ये बात, सर पूरे मतलब स्कूल्स के मतलब कौन कौन से क्लासेस के बच्चे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है इसमें। हो सकता है कि आपके सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति आ सकता है उसमें, क्लास 2 का भी हो सकता है, अच्छा। क्लास 8 का, कोई भी हो सकता है। मतलब वो कह रहे हैं ओपन टू ऑल हो जाएगा ना फिर वो। ओके, ठीक है ठीक, सर। ओपन टू ऑल है वो, मतलब आपका स्कूल का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद कोई भी बच्चा वहां पर
या कोई बड़ा आदमी भी आकर के वहां पर उसको यूज कर सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी। ठीक है। और कोई स्कूल के मतलब कोई एज ग्रुप इन्होंने नहीं बता रखा है। फिर है टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। अब टीचर रिक्रूटमेंट के लिए क्या कहते हैं देखिए, सबसे पहले तो अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, तो NPST फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछेगा नहीं आपसे परफॉर्मेंस की। हाँ, कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानक तय करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि 2022 तक विकसित हो जाने चाहिए कि हमें कैसे शिक्षक चाहिए, क्या चाहिए। उसी क्रम में आपने सुना होगा नाम कि बी ए DL, सॉरी, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BEL जिसे बोलते हैं हम, BA B.Ed BSc B.Ed या ITEP करके नाम चल रहा है आजकल आपका, इंटीग्रेट कोर्स जो है आपका एजुकेशन का। तो इस तरीके के आपके ये आ गए हैं, 4 साल का B.Ed ऐसे सुना होगा ना आप लोगों ने। तो 2022 के बाद ही आए हैं, तो वो तय हो गया कि इस तरह से हमको विकसित करना है। ठीक है, बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, और NCT ही इसको कंफर्म करती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद NCERT SCERT टीचर फ्रॉम द अक्रॉस लेवल एंड रीजन्स। ठीक है, एक्सपर्ट बॉडीज इन वोकेशनल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। कुल मिलाकर के 2020 की जो शिक्षा नीति आई थी उसने ये रिकमेंड किया कि अब हमको जो पुराने जो कोर्सेज थे B.Ed के वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं लग रहे हैं, तो आपको नई व्यवस्था करनी है। किस तरीके से हमको क्या क्या नॉर्म्स चाहिए टीचर्स बनाने के लिए, वो तय करें। और 2022 तक वो तय करना था। तय करते हुए इन्होंने ये जो 4 4 साल का जो निकाला B.Ed का कोर्स, वो आपके सामने ही है ना। ठीक है, उस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता ऐसी है भी नहीं, उसको ज्यादा लोड भी नहीं देना आपने। तो ये NPST शब्द दिखाई दे रहा है, इसको नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। इधर आते हैं विद्यालय प्रशासन की तरफ। स्कूल गवर्नेंस का मतलब क्या है? अब स्कूल गवर्नेंस प्रशासन मतलब कि जहां पर कोई भी कार्य काज को आप देख रहे हैं, आपके घर में प्रशासन होता है, कौन देख देख करता है उसकी? आपकी मम्मी करती हैं या पापा करते हैं, है ना। कि कोई काम होगा कैसे होगा, उसके मानक क्या होंगे, उसके नियम क्या होंगे, क्या बच्चे सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये सब कुछ क्या है आपका प्रशासन के अंदर आता है। तो इस प्रकार से स्कूल का जो मॉनिटरिंग है ये सब कौन करेगा? तो स्कूल कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। जो स्कूल्स हैं वो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में चलेंगे आपके, या क्लस्टर्स के रूप में चलेंगे। क्लस्टर का मतलब क्या है? जैसे आप देखिएगा एक ही क्षेत्र में करीबन 5 प्राइमरी स्कूल है सपोज। अब ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक स्कूल को लो, उसमें सुविधाएं दो। जैसे अब देखो 1 2 3 4 5 स्कूल हैं। हर स्कूल में, अगर मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सरकारी की बात कर रहा हूँ, तो हर स्कूल में अगर 2 2 टीचर भी कहेंगे, एक भी होता है। ठीक है, तो अब 1 2 3 है ना, तो 6 7 8, एक ही स्कूल अगर क्लस्टर के रूप में बनेगा तो 8 टीचर मिल जाएंगे स्कूल में। अभी तक हम क्या कह रहे थे? कक्षाएं 5 हैं, टीचर एक कैसे लिखेगा, रजिस्टर वर्क भी करना है ना। कक्षाएं 5 है, 2 टीचर कैसे करेंगे? ठीक है, अब क्या है, कक्षाएं यहाँ पर भी 5 ही रहेंगी। यहाँ पर क्लास 5 में 2 बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्लास 5 में 3 बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ पर 6 बच्चे पढ़ रहे थे, तो 6 2 8 3 11। अब इस स्कूल में 11 ही बच्चे पढ़ेंगे, है ना। तो टीचर तो चाहे बच्चे 2 पढ़ रहे हैं तब भी वो इंगेज होता है, चाहे बच्चे 11 पढ़ रहे हैं तब भी उतना ही इंगेज होता है, उसको उतना ही समय देना पड़ता है। तो बेटर ये है कि क्लस्टर स्कूल्स को डेवलप किया जाए, जिस पर काम चल भी रहा है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी और हमारे शिक्षा विभाग ने भी इस बात पर पहल की हुई है। ठीक है, अभी हो नहीं पाया, लेकिन अभी है, मतलब आपका वर्किंग मतलब फंक्शन में नहीं आ पाया, लेकिन अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लस्टर, समझ गए ना आप लोग क्लस्टर स्कूल का मतलब क्या होता है? हेलो। ठीक है। यस सर, सब मिलजुल के काम करना ना सभी को हाँ हाँ एक हाँ, तो साथ। मतलब एक ही एरिया, एक ही क्षेत्र होगा, वहीं पर सारे बच्चे आएंगे इधर उधर के, है ना। और इनके आने जाने की जो सुविधाएं हैं वो सरकार वहन करेगी। इनके आने जाने का जो खर्चा है गाड़ी वाड़ी से ये वगैरह सब कर देगी सरकार, पैसे दे देगी इन लोगों को, लेकिन एक ही जगह पर पढ़ेंगे। ठीक। तो क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा। अगर मैं एक सामान्य अर्थ में बात करूँ तो क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। तो जहां तक जो स्कूल थे उनको एक ही जगह पर ले आओ, गुच्छा बना दो उसका, ऐसा करके। ठीक। तो school complexes or cluster will be the basic unit of the governance and administration that will ensure availability of all resources, including infrastructure like academic libraries and human resources, है ना। For example, art and music teacher along with the
स्ट्रांग प्रोफेशनल कम्युनिटी। तो यहां पर भी हमने बात की क्लस्टर स्कूल्स की। ठीक। अब ये क्लस्टर वर्ड हम यूज करते हैं सीआरसी करके, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर करके। ठीक है। पहले से क्या होता था कि पहले से एक ही पट्टी में बहुत सारे स्कूल होंगे, उनका एक सीआरसी होगा। उन स्कूल्स को बुक्स चाहिए, सीआरसी जाएंगे लेने के लिए। कुछ भी चाहिए सीआरसी आएंगे, कुछ भी चाहिए सीआरसी आएंगे, है ना। कोई पेपर जमा करना है सीआरसी, तो सीआरसी तो पहले से ही काम कर रहा था इसमें। लेकिन जब ये सारे स्कूल मर्ज होकर के एक ही स्कूल में बन जाएंगे, तो फिर इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी स्कूल के अंदर एक आपका सेंटर बन जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या सेंटर ऑफ रिसोर्सेज को बोलेंगे हम। ठीक है। इस तरह से इन्होंने सिफारिश की हुई है, और वो ठीक भी है ना। फिर आप देखिए स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालय शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और मान्यता, हितों के टकराव को खत्म करने के लिए स्कूलों का विनियमन विनियमन और संचालन अलग अलग निकायों द्वारा किया जाएगा। आप लोग को हिंदी में भेज रखा कंटेंट, आप हिंदी में बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश में ही इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे एब्रिविएशंस में आ जाते हैं। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूँ आपको हिंदी में ना। तो रेगुलेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ स्कूल्स विल बी कैरिड आउट बाय सेपरेट बॉडीज टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं? रेगुलेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ स्कूल विल बी कैरिड आउट बाय सेपरेट बॉडीज। जो स्कूल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तरह की आपकी बॉडीज बनी हुई हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उन बॉडीज के थ्रू ही एक पर्टिकुलर, जैसे माना कि अगर एग्जामिनेशन की बात है, परीक्षाओं की बात है, तो वो सिर्फ बोर्ड ही देखेगा, उस पर और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात है, वो डाइट ही करेगा और कोई उस पर इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। ठीक। The to ensure that all schools follow certain minimal professional and quality standards। तो जितने भी स्कूल खुलेंगे उनमें जो आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध हो, उसकी इंश्योरिटी करनी है ना। स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज विल सेट अप इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी। जो भी हमारे राज्य हैं, चाहे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो इस तरह से कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को डेवलप करेंगे। ठीक। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसको हम स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के नाम से जानेंगे, जिसका काम क्या होगा, चाहे एससीईआरटी हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, इन सभी को जो ये हेड करेगा वो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी नाम से, ट्रिपल एस नाम से जो आपका इंडिपेंडेंट बॉडी होगी वो करेगी। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, ट्रिपल एस का। ठीक है। क्या है? स्टेट, राज्य, बस राज्य याद रख लीजिए, फिर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है। तो ट्रिपल एस ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एज लेट डाउन बाय द एसएसए। जितने भी, यही बात कह रहा हूं, जितने भी अभी तक के जो आपकी बॉडीज हैं उनको लेट कौन करेगा, आपका लीड कौन करेगा? एसएसए, ट्रिपल एसए करेगा। ठीक है। विल बी यूज एक्सटेंसिवली फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। किसका क्या दायित्व होगा, वो सारा जो तय करने का अधिकार है वो इसी बॉडी को यानी ट्रिपल एसए को दे दिया जाएगा। ठीक। फिर द एससीईआरटी विल डेवलप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्रिविएशन याद करिएगा। ठीक। तो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। ठीक है। SQAAF। आपको मैंने, जब हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, नहीं सॉरी यूजीसी पढ़ा था, वहाँ पर नैक की फुल फॉर्म बताई थी, है ना, और उसका नाम बताया भी था। तो जो काम नैक का होता है आपका यूजीसी लेवल पर, वही काम आपका SQAAF का रहेगा स्कूल लेवल पर। ठीक है। क्या करेगा ये? असेसमेंट करेगा स्कूल्स का, और उसके बाद उनको ग्रेडिंग देगा। ठीक है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या कह रहे हैं, देखिए, बाय 2025 at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education। 2025 तक कम से कम 50% लर्नर्स यानी कि छात्र जो कि हाई स्कूल में पढ़ रहे हों, ठीक है, या उससे ऊपर की एजुकेशन में ले रहे हों, तो उन सभी को वोकेशनल एजुकेशन
दे दी जानी चाहिए। ठीक है। बिगिनिंग विद वोकेशनल एक्सपोजर एट अर्ली एजेस इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, जब इसकी शुरुआत मिडिल, मिडिल का मतलब क्या है, 6, 7 और 8। ठीक है, ये जो क्लासें, इनको मिडिल कह रहा है, ये जो नया फ्रेमवर्क है उसमें। हाँ, पता ही होगा आपको, 5+3+3+4 वाला। तो मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो जो 6, 7, 8 की क्लास है मिडिल, और 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी, तो इस लेवल पर quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. Vocational education will be integrated in the educational offerings of all secondary schools in the phased manner over the next decade. Toward this, secondary schools will also collaborate with ITIs, polytechnic, local industries, etc. तो क्या है मेन, स्कूल एजुकेशन में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो शिक्षा है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इन स्कूल्स का टाइप कराया जाएगा, कोलैबोरेट कराया जाएगा इनको आईटीआई से, लोकल आईटीआई जो होती है ना, ताकि बच्चा चाहे बाद में इंजीनियर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको शुरुआत में कुछ बेसिक मैकेनिज्म तो आना चाहिए ना, पॉलिटेक्निक के साथ, लोकल इंडस्ट्रीज के साथ। तो इस प्रकार से जो तकनीकी जो संस्थान हैं या तकनीकी जो आपके क्षेत्र हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना जरूरी है स्कूल्स का, ताकि बच्चा हैंड ऑन, जो कहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस कर सके, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क कर सके। ठीक है। एवरी चाइल्ड टू लर्न एटलीस्ट वन वोकेशनल एंड एक्सपोज टू सेवरल मोर। ठीक है, कम से कम एक तो वोकेशनल कोर्स बच्चों को करना ही पड़ेगा, किसी एक तकनीक में तो उसको महारत होना ही पड़ेगा, है ना। और उसके साथ साथ उसको बहुत सारी और चीजें आनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को घर पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है हल्का फुल्का, ऐसे बल्ब लगाना है, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज ठीक करना है ना, या आपका बाइक है हल्का फुल्का, जैसे पंचर हो गया बाइक का, वो ठीक करना है, या कुछ और छोटी मोटी खराबी आ गई वो ठीक कर देना है। कई सारी मशीनरीज होती हैं, उनका बेसिक नॉलेज, वो नहीं कह रहे कि बिल्कुल हर एक चीज ठीक करने वाला मास्टर बन जाए, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, इससे ही छोटे मोटे काम तो कर सकते। कई बार आपने देखा होगा कि आपका फ्यूज उड़ जाता है, आप कहते हैं अरे क्या हो गया, फिर आप इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं, अरे भैया कुछ हो गया आओ देखो। वो आता है, और फिर वो जरा सा वो फ्यूज उड़ा होता है ठीक करता है, बोलता है अरे बहन जी ये तो फ्यूज उड़ा था सिर्फ, और आपसे 500 रुपये लेके चला जाता है। होता नहीं होता ऐसा? घर में आपको कोई अगर फ्रेम लगाना है, आप ड्रिल करने के लिए बुलाते हो फिर इलेक्ट्रिशियन को, है ना, बोलते हो भैया वो ड्रिल करना है कर दो, वो ड्रिल करता है, वो पर क्या बोलते हैं होल 50 रुपीज 100 रुपीज अपने अकॉर्डिंगली लेकर के चल देता है। वो ड्रिल मशीन खरीद, ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फोर्थ सेशन है। इससे पहले के सेशन में हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के लिए पहले भी बता चुका हूं आपको मैं, जब प्रोफेशनल की बात आई थी इसमें कि टीचर नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, वहां पर चर्चा हो चुकी है। तो बहुविषयक संस्थानों में पेश किया जाने वाला 4 वर्षीय एकीकृत चरण विशिष्ट विषय विशिष्ट बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ITEP करके इसका नाम होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इस समय उत्तराखंड में भी चल रहा है, नैनीताल में इसका दूसरा बैच चल रहा है इस टाइम पे, ITEP करके, आपको जानकारी होगी ही। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 साल का ये एकीकृत, एकीकृत मतलब इंटीग्रेट होता है, ठीक है, जिसमें कि बच्चा BA BSc तो कर ही रहा है। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको जो BSc में पढ़ते हो सब्जेक्ट वो पूरे वैसे ही पढ़ोगे जैसे BSc में होते हैं, बस साथ में एक सब्जेक्ट जो होगा आपका एजुकेशन का हो जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है। शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा NCFTE, NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, 2021 NCERT के परामर्श से NCTE द्वारा तैयार किया जाएगा। तो एनसी NCFTE कौन तैयार करेगा? NCTE तैयार करेगा, क्योंकि टीचर एजुकेशन का मामला है तो NCTE ही देखता है उसको। तो लेकिन किसके परामर्श से करेगा? NCERT के परामर्श से। ठीक है। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री जो है वो डिग्री योग्यता 4 वर्ष का एकीकृत बीएड होगी 2030 तक। बता रखा ना आप लोगों को, 2030 के बाद जो बीएड वगैरह कर रहे हैं 1 साल 2 साल का, उनकी नौकरी नहीं लगने वाली कुछ। अब आगे कुछ प्रावधान आएगा तो अलग बात है, फिलहाल तो यही दिशा निर्देश हैं कि 2030 के बाद सिर्फ जो ये इंटीग्रेट कोर्स है इसी के जो पास आउट होंगे उनको ही जॉब में लिया जाएगा।
डिग्री जो ज्ञान सामग्री और शिक्षा शास्त्र की एक श्रृंखला सिखाती है, और इसमें स्थानीय स्कूलों में शिक्षा शिक्षण के रूप में मजबूत व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल करती है। मतलब वो डिग्री इंडिकेट की बात कर रही करती है ना। अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसमें, इतना काफी है, वरना तो हमारा काफी टाइम इसमें निकल जाएगा। फिर एक चीज आ रही है आपकी, एक टर्म आ रहा है आपका, नेशनल मिशन ऑफ फॉर मॉनिटरिंग। नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, किसकी मॉनिटरिंग? शैल बी स्टैब्लिश्ड विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टीज। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको साथ में जोड़ करके, ठीक है, मॉनिटरिंग के जो मिशन है उसके साथ लेके आना है। क्यों लाना है? क्योंकि देखो, जिसने अपने 40 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए दे दिए हैं, तो उसको पता है ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या होती है, वो अच्छी मॉनिटरिंग वहां पर कर सकता है। ठीक है, अब माना कोई अधिकारी है, आईएएस है, वो चला गया स्कूल के अंदर, अब वो स्कूल के अंदर जा रहा है, वो देख रहा है अरे ये मैडम तो मोबाइल फोन देख रही हैं, ठीक है, तो क्या करेगा वो? पहला ही इम्पैक्ट उसका ये पड़ेगा कि बताओ ये तो मोबाइल फोन देख रही है, टीचर होकर के पढ़ा नहीं रही बच्चों को। जबकि जो 25 साल नौकरी करके आया हुआ है, जिसने अपने रिटायरमेंट टाइम पे देखा है कि यार स्कूल में जाकर के बच्चों की अटेंडेंस मोबाइल फोन से एक ऐप के थ्रू भेजनी होती है, पता है उसको, तो वो जब इसको देखेगा तो उसके ध्यान में पहला ये आएगा, अच्छा मैडम अटेंडेंस भेज रही होंगी। तो ये जो आईएएस आया है इसके मन में पहले नेगेटिविटी आ गई, लेकिन जो ऑलरेडी वो जॉब करके आया है ग्राउंड लेवल पर, पता है उसे क्या होता है, उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आई। बहुत बड़ा अंतर होता है मॉनिटरिंग का इससे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में ये कह रहा है कि आपका एन ऑटोनोमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए आप। NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance the learning, assessment, planning, administration। ठीक है? तो किसी भी तरह से अधिगम, आकलन योजना, शिक्षण योजना या शिक्षा योजना जो भी हो आपका, और प्रशासन को प्रभावित करने के लिए अपने जो विचार हैं उनको एक्सचेंज करने के उद्देश्य से हमको ये फोरम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मतलब इसमें होगा क्या कि अलग अलग राज्यों के स्कूल हैं, या एक ही राज्य के अलग जिलों के अलग स्कूल हैं, वो कैसे काम करते हैं, है ना, उनके तौर तरीके क्या हैं, उसको स्टोर किया जाएगा, है ना, ड्राफ्टिंग की जाएगी उसकी। और अब जब किसी भी विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या आएगी, तो वो जो उनके पास दस्तावेज पड़े हैं, है ना, ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, उनकी हेल्प से वो सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कि मैंने कैसे पढ़ाया किसी विषय को, मैंने माना कि गणित पढ़ाई, बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कि मैं पढ़ाना नहीं आता मेरे को, या फिर बच्चे नहीं हैं, सीखने लायक ही नहीं है करके, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर ये जो इशू है इसको देखा जाए, फिर जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम में वहां से सहायता लिया है, तो बताएंगे कि इस विषय को आप इस तरीके से पढ़ाओ, जिसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जाते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज इसमें आएगी। तो ये इसका उद्देश्य, तो इसमें आपको नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को विशेषकर ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा ये ना आपने सुने होते हैं, दीक्षा स्वयं। ठीक, दीक्षा का फॉर्म जरूर पढ़िएगा आप लोग। दीक्षा का फॉर्म क्या है? ठीक है, इसको देख लीजिएगा। स्वयं का फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछा जाने वाला आपका एक क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ही, ठीक है, दीक्षा हो चाहे स्वयं हो, विल बी बेटर इंटीग्रेटेड अक्रॉस स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। HEI will play an active role in conducting research on disruptive technologies and in creating instructional materials and courses including ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब वो ये कि जैसे आपका जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह होते हैं उनसे संबंधित जो काम है वो कौन करेगा? HEI करेगा। ठीक है, HEI के बारे में चर्चा आगे आएगी, हाँ अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं। फिर ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन यार बताई दिया आप लोगों को, भी चर्चा होगी, इसको पढ़ लीजिएगा, ड्राफ्ट कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं ऐसा, है ना। फिर है प्रौढ़ शिक्षा, है एडल्ट शिक्षा जो है, नीति का लक्ष्य 100% युवा या वयस्क जो है वो साक्षरता हासिल कर ले, ऐसी कल्पना इन्होंने की है।
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। ठीक है। इसके आपका आता है उच्च शिक्षा, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप लोग पढ़ करके आइएगा इसको, उच्च शिक्षा में बहुत ज्यादा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग के एग्जाम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा की सारी ही बातें आपको नहीं पढ़नी है। हाँ, स्कूल एजुकेशन तो आपको वर्ड बाय वर्ड सब पता होना चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन हायर एजुकेशन में कुछ एक आध बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ कल की क्लास में। ठीक है। और वो थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से उसको। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों के एग्जाम के मतलब का नहीं है। जैसे NRFS का फॉर्म पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कल क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को कितना आए ये भी आपको देखना है। फिर ये रेगुलेशन है, रेगुलेशन पे आपको काम करनी है, आपको सिर्फ स्कूल का जो रेगुलेशन है वो देखना है। SSS के थ्रू जो हो रहा है फाइनेंस एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है जरा। ठीक है। हो गया फिर। तो कल की क्लास में फर्स्ट हाफ में ही आप लोगों का हो जाता है पूरा, ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अभी तक हमने 4 सेशन जो कर लिए हैं अभी तक, उनमें स्कूल एजुकेशन के बारे में ही चर्चा किया, उसको फिर से पढ़ें, फिर से देखें कल क्लास होने से पहले। वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम का। बाकी ये जो अब हम पढ़ेंगे कल, उसमें एक आध पॉइंट होंगे इंपॉर्टेंट, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। PDF आप लोगों को ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ, उसको पढ़िए, आप देखिए। कल की क्लास में इसको फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करके सेकंड हाफ में फिर हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है। तब तक कुछ अगर इशू कोई डाउट अगर आपका है तो आप लोग पूछिए। ये तो हमारा हो चुका था हायर एजुकेशन, यहाँ से शुरू करना था ना हमने। यस। यस सर। ठीक है। तो अगर इससे पहले का कुछ पूछने का है आप लोगों का तो पूछ लीजिएगा प्लीज, और नहीं है तो फिर चलो शुरू कर लेते हैं। ठीक। सबसे पहले तो उच्च शिक्षा। मैं जैसे कि कल कहा था आपसे कि इससे पहले हमने स्कूल एजुकेशन पढ़ा था, क्लास मतलब अब तो क्लास 1 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि प्री स्कूलिंग से लेकर के, है ना, यानी नर्सरी से लेकर के 12th तक की जो एजुकेशन होती है वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या क्या प्रावधान के लिए सिफारिश की है इस आयोग ने, सॉरी इस नीति ने। अब जो हम डिस्कस कर, और वो इम्पोर्टेंट बहुत है आप लोगों के एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो स्कूल एजुकेशन ही है, क्योंकि आप प्रवक्ता के लिए या कहीं लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक। हायर एजुकेशन के कुछ एक आध प्रावधान या सिफारिशें आप लोगों के काम की होंगी जिस पर आपने ध्यान देना है। हालांकि पढ़ना पूरा ही है आप लोग को, बट फिर भी आपको याद रखना है कि स्कूल एजुकेशन का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटना चाहिए। वो सब सब आपको बिल्कुल एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ समझ के साथ, रटना नहीं खाली। तो देखिए, उच्च शिक्षा के लिए कह रहे हैं कि 2035 तक GIR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो GIR जो है वो आपका 50% तो बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि अगर ये कहें कि हम अगर आज की डेट में हमारे पूरे इंडिया में लगभग कितने 10,000, ये एक एग्जाम्पल है, होने को तो लाखों करोड़ों में एडिशन होते हैं हायर एजुकेशन में। अगर 10,000 अगर आपके एडिशन हो रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि 2035 तक ये जो एडिशंस हैं ये कितने हो जाए आपके, लगभग 15,000। ठीक है, क्योंकि 10 का 50% कितना हुआ, 5,000 हो गया, उसको ऐड ऑन कर दीजिए आप। तो इस तरीके से लक्ष्य इनने रखा हुआ है। ठीक। स्कूल एजुकेशन में जो लक्ष्य रखे हैं इन्हें 2030 तक के लिए रखे हुए हैं, आपने पढ़ाई है देखा है, कुछ लक्ष्य 2025 तक के लिए थे। उच्च शिक्षा के लिए लक्ष्य जो है वो थोड़े से बड़े स्तर पर रखे हैं, 2035 तक प्राप्त करने की कोशिश ये करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3%, जो कि 2018 में था, से बढ़ाकर 50% करना है। अब ये फिगर याद करने का प्रेशर नहीं लेना, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है। अगर स्कूल एजुकेशन में कोई ऐसा फिगर होता तो एक बार के लिए आपको याद करना होता, पूछ देता, बट अभी फिलहाल हायर एजुकेशन का फिगर याद नहीं करना है। तो सिर्फ एक समझने के लिए है थोड़ा सा कि 2018 में ये पाया गया, क्योंकि ये जो आज हम पढ़ रहे हैं 2024 चल रहा है भले ही, लेकिन जो नीति का ड्राफ्ट जो है वो 2019 में आपका बन के कंप्लीट हो चुका था। तो 2018 का ही लास्ट इनके लिए सेशन था जिसका ये डेटा लेकर के आएंगे। ठीक है। तो ये ना सोचिए कि 2024 में पढ़ रहे हैं तो 23 का GIE क्या रहा होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, GER, सॉरी। ठीक।
तो 2018 का इन्होंने कहा कि 26.3 है, तो इसको हम 50% तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। सेकंड आते हैं हम इसमें, समग्र बहुविषयक शिक्षा, हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। देखो, समग्र मतलब क्या होता है, जिसमें सभी कुछ हो। ठीक। अब ऐसा नहीं कि भाई बच्चा बीएससी कर रहा है तो सिर्फ मैथ्स की और साइंस की बहुत नॉलेज उसको हो गई, लेकिन उसको जनरल जो सोशल नॉलेज है वो है ही नहीं, लोगों से कैसे बात करनी है उसको पता ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं उसका। वो अपने फील्ड में तो मास्टर हो जाएगा, एक बार के लिए जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन वो जिस कॉर्पोरेट में जॉब करेगा या फिर जिस डिपार्टमेंट में जॉब करेगा वहां पर वो अपनी पर्सनैलिटी को उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा जितना कर सकता है। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल था। इसी तरह से अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो उसको भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक कुछ आपके रूल्स जो बेसिक होते हैं वो पता होने चाहिए, ताकि वो भी रूढ़िवादिता की तरफ ना चले जाए, ऑर्थोडॉक्स ना बन जाए। तो ये चीज ये कहने की मतलब है कि हम जो विषय पढ़ रहे हैं सिर्फ उस विषय को ही नहीं ध्यान में रखना है, हमको बच्चे का या व्यक्ति का बहु विषयक विकास करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी उसका डेवलपमेंट हमको करना है। ठीक है। तो देखिए, नीति विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और पेशेवर क्षेत्र, पेशेवर मतलब कि व्यवसायिक क्षेत्र जो होते हैं, में कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या रचना संरचनाओं, अध्ययन के रचनात्मक संयोजन, व्यवसायिक शिक्षा के एकीकरण और कई क्षेत्रों में एकीकृत कठोर अनुभव के लिए, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं आगे को, ये तो पढ़ने वाला पढ़ लीजिएगा, समझने वाला मेन है आप लोगों का, क्लास आप समझने के लिए कर रहे हैं तो वो जरूरी है देखना। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, सीधा। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ इधर 3 और 4 ईयर। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि बीए बीएससी की डिग्री कितने वर्ष की होनी चाहिए, इस पर क्या सिफारिश दी है शिक्षा नीति ने। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि 4 साल की होनी चाहिए। अभी कई बार आता है ना न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर न्यूज़ में या फिर यूट्यूब चैनल्स में कि अब आने वाले समय में 4 साल का बीए बीएससी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इन्होंने कहा कि जो मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 साल और मैक्सिमम 4 ईयर होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट की, और वो पहले से चला आ रहा था। आप डीयू वगैरह से करते थे बीएससी बीए तो वो 4 साल का होता था, और हमारे जैसे उत्तराखंड की किसी यूनिवर्सिटी से करते थे 3 साल का ही होता था। कुछ डिग्री कोर्सेज आज भी 4 साल के होते हैं, ऐसे बीएड बीटेक की हम बात करते हैं तो बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो है, 4 साल का कोर्स होता है उसका, है ना। बीएससी करते तो 3 ही साल का होता है। तो इसीलिए इन्होंने 3 से 4 साल के बीच में इनको रखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन वो डाकन भी किया हुआ है, इसको आप जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक। इसके बाद विद मल्टीपल एग्जिट। ठीक है, ऑप्शंस विद इन द पीरियड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या होता है समझिए आप। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग के समय में क्या होता था कि हमारे जो साथी लोग थे वो बीएससी मेडिसिन ले लिया उन्होंने और तैयारी भी कर रहे हैं अपना, है ना। जैसे अब उत्तराखंड में तो अधिकतर आर्मी की तैयारी करते हैं। अब बीएससी फर्स्ट ईयर किया बंदे ने, उसका हो गया आर्मी में, तो क्या होता था वो बीएससी फर्स्ट ईयर की 1 साल की पढ़ाई मेहनत सब बेकार हो गई उसकी, क्योंकि अब तो आर्मी में चला गया, अब तो वो बीएससी पूरी कर नहीं सकता, है ना। और या फिर ये कहें कि बीएससी फर्स्ट ईयर कर लिया बंदे ने और उसका हो गया फिर पॉलिटेक्निक में, वो तो चला गया या वो कुछ और चीज में, तो इस तरीके से वो 1 साल की पढ़ाई होगी बेकार। तो ये कह रहे हैं कि अब ये पढ़ाई बेकार नहीं होगी। बच्चे ने अगर 1 साल का बीएससी भी किया है तो उसको उस 1 साल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का किया है तो 2 साल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, और हाँ 3 साल का पूरा कर लेता है और 3 साल का ही बीएससी का कोर्स है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, मल्टीपल एग्जिट। इस पर इनने राय मशवरा दिया है अपना, जो कि अच्छी चीज है। विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस, a certificate after completing 1 year is a discipline or field including vocational and professional areas, और a diploma after 2 years of study। ठीक है, तो 1 साल जब पूरा होगा बैचलर्स का और बच्चा छोड़ रहा पढ़ाई तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई पूरी करके छोड़ेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगा, उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल पूरा कर लेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। ऐसा कुछ इन्होंने प्रावधान रखने की बात कही है। The 4 year multidisciplinary bachelor's program shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to to a focus on the chosen major or minor as per the choices of the student। ये इसको समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। 4 साल का जो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम होगा उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा कंपलसरी नहीं कर रहे हैं या कंपलसरी नहीं कर देना चाहिए कि 3 4 साल का ही बैचलर्स हो।
क्योंकि अगर ये कंपलसरी कर देंगे 4 साल का बैचलर्स, तो फिर ये जो मल्टीपल एग्जिट जो ऑप्शन है वो तो खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो इन्होंने कहा कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उसको, ठीक है, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है। उससे एक बेनिफिट ये बता रहे हैं कि ये होगा कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि आप देखो, आप एक महीना किसी चीज को पढ़ो और उसी चीज को आप 4 महीने पढ़ो, तो आपको जो 4 महीने में पढ़ करके समझ में आने वाला होता है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो आपको बेनिफिशियल होता है, उसमें कई सारी चीजें आपको एड ऑन होके मिल जाती है। उदाहरण के लिए बीएड, जब तक आप 1 साल का बीएड करते थे तो फील्ड टीचिंग के लिए सिर्फ 10 दिन का ही समय मिलता था, 10 दिन में ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती थी पढ़ाना कैसे चाहिए। आज आप 2 साल का बीएड कर रहे हैं तो आपको पूरा एक सेमेस्टर यानी कि 4 महीने का समय मिल रहा है, कि 4 महीने आप रियल क्लासरूम टीचिंग कर पा रहे हैं स्कूल में जाकर के, है ना। तो बेनिफिट तो हो ही रहा है। अब साल बढ़ गया तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिल जाएगा, आपको पढ़ने को ज्यादा मिल जाएगा, समय ज्यादा मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि 4 साल का जो बैचलर कोर्स है उसको थोड़ा प्रेफरेंस दी जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है। इसका आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका, इस पर आपने सुना भी होगा पहले, है ना। तो एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसे नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020? ठीक है, 2020 शिक्षा नीति के अनुसार या के सिफारिशों के आधार पर एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट्स क्या होते हैं बताइए आप लोगों को? कि यहाँ पर तो मुझे मार्क्स ही दिखते हैं हमेशा, है ना। आप इग्नू से कोई कोर्स करें, है ना, जैसे मैंने बीसीए किया था इग्नू से, तो वहाँ पर क्या है कि मार्क्स वगैरह नहीं होते थे, वहाँ क्रेडिट्स मिलते थे। ठीक है। या फिर कोई भी आप ऐसे कोर्स करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, वहाँ पर क्रेडिट्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्रेडिट स्कोर बनता है आपका। तो इसके लिए क्या है, एकेडमिक बैंक बनाने की बात इन्होंने कही है। An academic bank of credit shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HEI, higher education institutions, है ना, so that the degrees of an HEI can be awarded taking into account credit earned। तो किसी भी स्तर पर आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं हायर एजुकेशन का, तो उसके लिए जो क्रेडिट आपको मिलते हैं उसका एक स्टोरेज होना चाहिए, क्या, डिजिटल। जैसे अगर हम बात करें तो डिजी लॉकर की बात करते हैं, वहां पर अगर आप अपना कोई भी कोर्स का रोल नंबर डालते हैं तो वहां पर आपको उसकी मार्कशीट वगैरह मिल जाती है। वो एक फॉर्म बता रहा हूँ, वो क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वो नहीं है, वो कुछ अलग है ना। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो भी कोर्सेज आप कर रहे हैं, जो भी आपको क्रेडिट स्कोर मिल रहा है, उसका वो लेखा जोखा वहां पर हो, ऐसा इन्होंने सिफारिश की हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मॉडल स्कूल तो सुना ही होगा आपने कई बार, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अब ये मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। मॉडल मतलब क्या होता है? आप लोग शोरूम में जाते हैं ना कपड़े वपड़े खरीदने के लिए अपने, तो आप देखते हैं कि जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका एक स्टेचू होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, है ना। उसमें क्या कपड़े टंगे होते हैं, और उसको कपड़े पहने हुए देख करके आप अंदाजा लगाते हैं कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है, कैसा हो सकता है। तो मॉडल क्या है कि जो आपको एक आइडिया देता है कि कैसे कैसे क्या क्या फंक्शनिंग हो सकती है। तो इसी तरह से जैसे डमी यूज करते हैं हम, डमी, है ना, फोन की डमी होती है। अब महंगा फोन है, आप कहते हैं भैया दिखाओ फोन कैसा लग रहा है, 1.5 लाख रुपए का फोन आपके हाथ में देगा नहीं कोई, तो उसका डमी आपके हाथ में दे देते हैं, बोलते हैं देखो ऐसा ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे फंक्शन के होते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बनाने के लिए इन्होंने बात कही, और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पर होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर के या फिर आइडियाज लेकर के उसको फंक्शन में लेकर के आए। या फिर ये कह सकते हैं कि अब हम बात करते हैं यूजीसी मॉनिटर करता है ना। अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि अब एक नई अथॉरिटी बनाने की बात की उन्होंने कही है, सिफारिश की है, हालांकि बनी नहीं है अभी तक। तो यूजीसी अगर मॉनिटरिंग कर रहा है, अब माना कि कुमाऊं के अंदर आ गया, कुमाऊं के अंदर क्या है आपके पास 25 यूनिवर्सिटीज है, तो बहुत अच्छे से वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या करना चाहिए, 25 के ऊपर एक बना दी मॉडल यूनिवर्सिटी। ठीक है। यूनिवर्सिटी आया, यूजीसी आया, उस मॉडल यूनिवर्सिटी में उसने 3-4 दिन तक रह करके सर्वे वगैरह किया, बढ़िया उसको लगा, तो उसने उसको
वेरीफाई कर दिया कि ठीक है ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और जैसे जैसे इसमें क्या होते हैं फंक्शन हो रहे हैं वैसे सारी यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, इसका जितनी 25 यूनिवर्सिटीज आपकी अलग थी ना, वहां से डेलीगेट्स आ करके इसको स्टडी करेंगे, इसका जो फंक्शनिंग है उसको देखेंगे समझेंगे, और फिर उसको वो लागू कर सकते हैं। ये इस पैटर्न में इसको चलाने की बात इन्होंने कही है, जैसे हमारी सरकार ने मॉडल स्कूल्स डेवलप किए हुए हैं ना, उसी तरीके से। और इसी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो MERU, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है एब्रीविएशन, तो इसको नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। विल बी सेटअप एंड एम एंड विल एम टू अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस द इंडिया। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी आपको डेवलप सेटअप करने की बात कर रहा है, जहां पर हर विषय में अनुसंधान होता हो, रिसर्च होती हो। ठीक है, मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च विल बी सेटअप। तो रिपीट हो गया शायद ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसका रिपीटेशन हो गया है। चलिए, आप लोगों को तो भेज दिया, आप रिपीटेशन हो गया तो क्या करना है, उसको छोड़ो। फिर है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल बी सेट अप हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स एंड विल बी गिवन एडुकेट फंड्स एंड एकेडमिक रिसोर्सेज टू एनकरेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। तो जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ऐसे लोग जो कि पिछड़े समाज से और बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से आते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए अलग से फंड बनाया जाएगा। इस फंड का यूज कैंपेन चलाने में, प्रचार प्रसार करने में, है ना, और उनको सपोर्ट करने में, जो लोग ऐसे आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने में किया जाना चाहिए। ऐसे आइडियाज लेकर के आने चाहिए कि वो लोग भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, आए और पढ़ें। ठीक। फिर है प्रोफेशनल एकेडमिक एंड करियर काउंसलिंग विल बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज काउंसलर्स टू इंश्योर फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। तो हर स्तर पर, हर तरह के बच्चे के लिए प्रोफेशनल एकेडमिक और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी काउंसलर्स होंगे वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए काम करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट था वो था, एक तो आपका मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, दूसरा था आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तीसरा था आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 3 साल 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है, तो यही इतना इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किया अभी। और उससे पहले वाला पॉइंट जो उसमें ये इंपॉर्टेंट था कि 2035, ये पूछा सकता है आपसे, हाँ, 2035 तक कितना GER होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। और ये पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति ने 50% GER बढ़ाने की सिफारिश की है, तो किस वर्ष तक की है, 2035 तक की है, यही कुछ थोड़ा। फिर आते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, तो NRF की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, और अब नाम से तो क्लियर वैसे ही हो गया, कुछ नहीं भी पढ़ते तो आगे समझ में आएगा आपको। द ओवर द ओवरचिंग ऑफ सॉरी गोल ऑफ द NRF, National Research Forum, will be to enable a culture of research to permeate through our universities, helping to develop a culture of research in the country through suitable incentives for and recognition of outstanding research by undertaking major initiatives to seed मतलब कि वो बीज बोना मतलब, है ना, and grow research as state universities and other public institutions where research capabilities is currently limited। तो इनका कहने का मतलब ये है कि रिसर्च, नेशनल रिसर्च फोरम है, तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसको डेवलप किया जाएगा, इसको कुछ फंडिंग की जाएगी जिसका उपयोग रिसर्च वर्क में ही होगा। और इसका जो एक उद्देश्य वो ये रहेगा कि अभी तक जो स्टेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर रिसर्च वर्क तो हो रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स में हो रहा है और बहुत लिमिटेड दायरे तक हो रहा है, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ाना, उसको एनहेंस करना, है ना, उसमें क्वालिटी लेकर के आना, उसके लिए क्या मतलब रिसर्च क्वालिटी के लिए बात ये कर रखी है इनने। ठीक है, द NRF विल कंप्लीटली फंड रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन
Successful research will be recognized and, where relevant, implemented through close linkage with governmental agencies as well as with industry and private philanthropic organizations। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मतलब जो पॉइंट था इसका सार ये है कि एक नेशनल रिसर्च फोरम को डेवलप किया जाएगा जिसका काम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर रिसर्च वर्क को बढ़ावा देना होगा। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, ये तो पहले से चली आ रही है, स्कॉलरशिप वगैरह जो होती है ना, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं देख लेते हैं एक बार हम। Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC and other SEDG। The National Scholarship Portal, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक होगा, will be expanded to support, foster and track। फोस्टर मतलब होता है किसी चीज को एनहेंस करना, किसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करना, ठीक है। ट्रैक द प्रोग्राम, सॉरी ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग स्कॉलरशिप्स। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होगा जो काम करेगा कि अब बच्चे को आपने स्कॉलरशिप दे रखी है, आपने स्कॉलरशिप दी है बच्चे को रिसर्च वर्क के लिए या फिर बीएससी करने के लिए या बीटेक करने के लिए, तो वो बच्चा जिसको स्कॉलरशिप दे रखी है उसका पढ़ाई में क्या मतलब क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, उस परफॉर्मेंस को टाइमली क्या करना, एसेस करना, और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर ये डिसीजन लेना कि स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी बीटेक करने वाले को स्कॉलरशिप मिल रही है, बीएड में स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन बच्चे बीएड में स्कॉलरशिप ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो उतना बेहतर लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप को फिर थोड़ा सा रिमोल्ड किया जाए, इसकी बात ये कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता वरना तो विद्रोह हो जाएगा तगड़ा वाला, ठीक है ना। तो बहरहाल बात भी ठीक है भाई, देखो साफ सी बात है, अगर आपके घर में आपके पिताजी ने आपको 1,000 रुपये महीना देना शुरू किया कि जब बेटा ट्यूशन पढ़ ले, और फिर उनको लगता है कि इसको पैसे मैं दे रहा हूँ ट्यूशन के लिए, ट्यूशन फीस ही दे रही है, लेकिन ये वहां जाके पढ़ ही नहीं रही है। अब फर्स्ट मंथ आप गए थे, उस समय आपका परफॉर्मेंस था कि आपके 2 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे थे टेस्ट में, सेकंड मंथ में भी उतने ही आए, थर्ड मंथ में 1 आउट ऑफ 10 हो गए, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ ही नहीं रहा ना। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, जितने भी आप यहाँ पर उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जब आप ही जब पेरेंट हो, अपने बच्चे को आप आगे फिर पैसा देना करोगे एग्री? आपको लगेगा ये वेस्टेज ऑफ मनी है, इसको तो नहीं देना चाहिए, इस बड़े तो घर में बैठ के पड़ेगा ये। बोलो हाँ या ना? ना? तो यस सर। हाँ, तो उसी चीज पर ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार का बजट भी कुछ इस तरीके से ही है, सरकार भी तो आपकी पेरेंटिंग ही कर रही है, ये इस तरह से स्कॉलरशिप देके पढ़ा करके आपको बढ़ा करके स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों ला रही है गवर्नमेंट? ताकि जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो लोग हैं वो आगे आए, पढ़ें, अच्छा पढ़े, स्किल डेवलप करें और जॉब में लगें। अगर पहले भी जॉब में नहीं थे, पहले भी स्किल नहीं था, और स्कॉलरशिप लेकर के वो जो कोर्स कर रहे हैं उसमें भी वो मस्ती वगैरह कर रहे हैं, पढ़ वढ़ कुछ नहीं रहे हैं, कोई स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, और तो फिर क्या फायदा पैसा खर्च करके? तो ये चीज इन्होंने कही है, उसको मॉनिटर करने की बात कही कह रखी इन लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन हमारे वहाँ तो क्या होता है कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसके जो गाइड होते हैं वो कई तो अच्छे भी होते हैं, कई तो सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे के सीखने में मेहनत करते हैं, कई लोग का कोई मतलब नहीं होता, वो अपना एक कमीशन बांध देते हैं, इतना मुझको चाहिए, और उसके हिसाब से फिर वो आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। तो फैकल्टी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अगर बीएससी मैथ्स किया, तो मैथ्स डिपार्टमेंट को ही यहाँ पर हम फैकल्टी कह देते हैं, ठीक है। आपने अगर इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो वही फैकल्टी और कुछ नहीं है ना। तो फैकल्टी एक तो वो हो गया, ठीक है। और वहां उस फैकल्टी में क्या होंगे, कुछ रिसोर्सेज होंगी, जैसे एक होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें टीचर्स आएंगे, आपके प्रोफेसर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोफेसर्स जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हों, बहुत एनर्जाइज्ड हो, बहुत कैपेबल हो, मतलब जो एक ऐसी ऊर्जा लेकर के आए हों कि मैं कुछ बदलाव करके छोड़ूंगा, कि अपने बच्चों को कुछ ऐसा बना के छोड़ूंगा कि ये राज्य में, देश में, समाज में अपना नाम ऊंचा करेंगे, ऐसा। तो ठीक है, बाद में फिर कुछ हो ना हो, लेकिन शुरुआत में तो होता ही है जोश ना। तो इस पर कुछ ऐसा कुछ चर्चा करने लायक नहीं है, ठीक है। फिर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप इन HEI, इसको देख लेते थोड़ा सा।
though a suitable system of graded accreditation and graded autonomy, and in a phased manner over a period of 15 years, all HEI in India will aim to become independent, self-governing institutions pursuing innovation and excellence. जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आने वाले 15 सालों के अंतर्गत, ठीक है, उनके एग्रीडेशन के आधार पर उनको ऑटोनॉमी ग्रेड के बेसिस पे क्या किया जाए, आपका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए छूट दी जाए। इस स्टेप से इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। एक और चीज इसमें है कि हर 5 साल में, अभी तो खैर नहीं, 2030 के बाद बोला इन्होंने कि 2030 तक पहले उसका हर 5 साल में असेसमेंट करना है यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, वो आगे आएगा। मेजर्स विल बी टेकन एट ऑल HEI टू इंश्योर लीडरशिप ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड प्रमोट एन इंस्टीट्यूशनल कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। Institutional governance based on autonomy, academic, administrative, and financial is envisioned with each higher education institutions having a board of governors. All leadership positions and head of institutions will be offered to persons with high academic qualifications and demonstrated administrative and leadership capabilities along with abilities to manage complex situations। तो हमें ऐसे यूनिवर्सिटीज में पहले तो हमको ऊपर हमने बात की कि अच्छी और मोटिवेटेड और एनर्जाइज फैकल्टीज लेकर के आनी है। दूसरा फिर जो हम बात कर रहे हैं कि अब इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी है, वो पहले तो इनकी ग्रेडिंग रेटिंग के बेसिस पे इनको ऑटोनॉमी दी जाए। उसके बाद जो इसके जो हेड होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, या फिर आपके जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, या फिर जो आपके वाइस चांसलर्स वगैरह होते हैं, रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, जो हेड होते हैं, है ना, या फिर जो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो हेड्स होते हैं, वो ऐसे चूज किए जाए जो बहुत मेरिटोरियस हों, ठीक है, जिनका एकेडमिक बहुत जबरदस्त हो और साथ ही साथ उनमें क्या हो, लीडरशिप क्वालिटी भी हो, और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की बुरी से बुरी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता भी उनके अंदर हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले आया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विनियमन, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन पे अभी तक जितनी बात की उसमें रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे देखते हैं। रेगुलेशन मतलब कि कौन रेगुलेट करेगा। तो कई सारी मैंने बोला आपसे, यूजीसी हो गया, नैक हो गया, ऑलरेडी करते हैं रेगुलेट, लेकिन अब यहाँ पर एक नया नाम आएगा आपके लिए, देखिएगा। देयर विल बी अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी। अम्ब्रेला बॉडी मतलब कि जिसके अंदर बाकी और अदर बॉडीज आपकी होंगी, ठीक है। जैसे अब अभी तक क्या है, यूजीसी भी कर रहा है, ठीक है, नैक भी कर रहा है ना, और अदर बॉडीज भी वो कर रही हैं। तो अभी कह रहे हैं कि इन सबको एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेकर के आना है, और उस अम्ब्रेला का नाम क्या होगा आपका, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए। The Higher Education Commission of India, with independent bodies of the standard setting, the General Education Council, Funding Higher Education Grant Council, Accreditation, National Accreditation Council, and Regulation, National Higher Education Regulatory Council. Regulation will be light but tight. रेगुलेशन जो है वो बहुत हल्का होना चाहिए, मतलब ऐसा रेगुलेशन कि जब आप कोई भी मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई आपका डिस्कशन चल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल अच्छे मोटिवेटेड टॉक्स होनी चाहिए, ठीक है, बट रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। टू इंश्योर फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड पब्लिक स्प्रिटनेस, to eliminate conflict of interest with transparent self-disclosure as the norms, or not as इंस्पेक्टोरियल रिजाइन, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग एजेंसीज आती हैं जब मॉनिटर करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि उनके आपस में ही उतनी भिड़ जाती है, मतलब क्या होता है कि उतनी हो नहीं पाती है ना। अब माना कि कोई एजेंसी बोलती है मैं बड़ी हूँ, कोई बोलती है मैं बड़ी हूँ, स्टेप से क्या है कि उनके जो अधिकारी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। एक मैं छोटा एग्जाम्पल इसको देता हूँ आपका, डिफेंस से। अब माना कोई कैप्टन है, आर्मी का कैप्टन है, वो आर्मी में उसका रूल चलता है, वो आता है तो वो कहता है भैया एसपी अपनी जगह पर होगा, मैं अपनी जगह पर हूँ, ठीक है ना, ऐसा बोलता है। तो क्या होता है, कई बार उनके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो ऐसी ही चीजें क्या है कि आपका कहीं ना कहीं
इसमें एजुकेशन में भी होती है और ज़्यादा मात्रा पर होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने की बात कही है ना, जिसको नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल के नाम से जाना जाए। द रेगुलेटरी बॉडी विल फंक्शन थ्रू a faceless intervention through technology for regulation and will have power to penalize HEI not conforming to norm and standards। ठीक, तो ऐसी जो आपकी बॉडी होगी, है ना, उसका काम क्या होगा कि किसी भी स्तर पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अगर वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आपका उनकी ग्रेडिंग कम कर देने के या फिर उनको और तरीके से पनिश करने की भी उनको अथॉरिटी होंगी। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों ही तरह के इंस्टीट्यूट्स के लिए रूल्स अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही रूल रहेंगे। ठीक है, फॉर रेगुलेशन एक्रेडिटेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। फिर है फाइनेंसिंग एजुकेशन। अब एजुकेशन का फाइनेंस कहाँ से होगा, तो इसमें ज्यादा ना जा करके एक ही बात याद रखनी है आप लोगों को कि इन्होंने कहा है कि हमारा जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने की बात इन्होंने रखी है, जो कि कोठारी आयोग ने 1964 में भी रखी थी। और लगभग जितने भी उसके बाद आयोग या नीति आई हैं, उन सबने 6% ऑफ जीडीपी को ही प्रेफर किया है। बट अभी आज तक 6% तो छोड़ो, आप 2% भी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन विल बी स्ट्रेंथन। तो जो ये इस काम के लिए जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, कैब जिसको हम बोलते हैं ना, कैब का नाम तो कई बार सुन भी लिया आप लोगों ने, तो इसको स्ट्रेंथन करने की इन्होंने बात कही है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। वो ये कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ भी हमें टाई अप करना है, हमारी यूनिवर्सिटीज को उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विल बी फैसिलिटेट थ्रू बोथ इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस। ठीक है, द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी एंड अलाउइंग एंट्री टू ऑफ टॉप वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज टू ओपन कैंपस इन आर कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को आप परमिशन दे दो कि वो इंडिया के अंदर अपना कैंपस खोल ले। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करके उनके साथ बातचीत करके उनको अपने इंडिया में कैंपस खोलने के लिए इनविटेशन देना, उनसे जो भी कहें कि कन्विंस करना, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी है उसको खुलवा दिया यहाँ पर, नहीं। जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उनके ही कैंपस खोलने की बात कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। फिर ये मैं आपसे कह भी रहा था कि एक ही सेशन हमारा हो पाएगा आज, क्योंकि ज्यादा टॉपिक था नहीं है। अभी कुछ पूछना वगैरह है आप लोगों को, तो अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एनईपी हमारा कंप्लीट होता है अभी। इसके बाद अब जो भी आपकी क्वेरीज है उस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं।